और कानपुर की पत्रकारिता और पत्रकारिता के साथ पत्रकारिता में समाज के संस्कारों का समावेश करते हुए उसको आगे ले जाने का जो बड़ा काम किया आदरणीय श्री कीर्ति से श्री प्रवीण दीक्षित जी ने, वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। आज हम सब यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं उनको याद करने के लिए भी उपस्थित हुए हैं, प्लस उनके द्वारा जो बताया गया रास्ता था कि आने वाले समय में बहुत दूरदर्शी थे वो, उनके द्वारा जो बताया कि जो वेरिएशन हो रहा है सोसाइटी में, जो मीडिया ने एक चेंज किया बहुत तेजी से, मीडिया सोशल मीडिया के रूप में जो आ गया, उन चीज़ों को लेते हुए उनकी चारों तरफ पकड़ थी, चिकित्सा पे भी पकड़ थी, शिक्षा पे भी पकड़ थी, और सबसे बड़ी बात उनकी पकड़ जो थी मित्रता पर थी, जिससे मिलते थे उसके वो होके रह जाते थे। ऐसे आदरणीय कीर्ति से श्री प्रवीण दीक्षित जी की स्मृति में आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आए हुए सारे लोगों का सबसे पहले तो शुक्रिया। कार्यक्रम कोई आपको पता है कि कौरव कितनी बड़ी भीड़ लेकर खड़े हुए थे, पांडव तो 5 ही थे और कृष्ण तो अकेले थे। मैं ये मानता हूँ कि आज प्रवीण दीक्षित जी की स्मृति में होने वाला ये कार्यक्रम कानपुर का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, संख्या बल से नहीं बल्कि उस बल से, आत्मबल से और जो सोच है हम लोगों की, उस सोच के माध्यम से। तो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आदरणीय हम लोगों के बहुत कहते हैं ना कि दिल की बात जब होती तो दिल तक पहुंचती ही है, और दिल वालों की बात दिल वालों तक ना पहुंचे ऐसा होता नहीं। कार्डियोलॉजी के निदेशक श्री विनय कृष्णा जी हैं, प्रोफेसर विनय कृष्णा जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार उस डेस्क पर आ जाए, माल्यार्पण करो। और उसी श्रृंखला में यूं कहा जाए कि कानपुर और उनका नाम अपने आप में एक दूसरे का पर्याय बन चुका है। बहुत सारे लोग उनको चेहरे से नहीं जानते होंगे, बहुत से लोगों को खुद नहीं जानते होंगे, जितने लोग उनको खुद जानते हैं और कितने लोगों को वो खुद जानते हो, कितने लोग उनको खुद जानते हैं, इस बात में भी बड़ा भेद है। लेकिन एक बात तो सही है, आइए सर, एक बात तो ये तय है, एक बात तो तय है कि वो लाड हैं और दिल के लाड हैं, और जब लाड यानी दिल का कोई लाड होता है तो हरमिंदर सिंह लाड ही हो सकते हैं। मेरा निवेदन उनसे है कि वो आए और प्लीज डैश पर अपनी जगह। ये अद्भुत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का जो ताना बाना बुना हमारे दीपक जी बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही शानदार वकालत कर रहे हैं, और बहुत ही इनका विजन भी बड़ा क्लियर है। हमारे दीक्षित जी के हमारे कपिल जी यहाँ पर हैं, हमारे बीपीएन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर जहान सिंह साहब भी यहाँ हैं, और आदरणीय सर हमारे बीच में बैठे हैं सुशील मिश्र सर बैठे हैं। ये जो है संस्थाएं चलाते हैं, इनका विद्यालय जो है बहुत बड़ा विद्यालय है इनका। अच्छा। तो सुशील मिश्र सर बैठे हैं, पचौरी साहब बैठे हैं, और सचिन पांडे जी बैठे हैं। कार्यक्रम चालू हो उसके पहले मैं कपिल सर से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द पिताजी के बारे में यहाँ इस डेस्क से आकर, इसको मान के चलें कि दुनिया के सबसे बड़े मंच से वो अपने पिताजी को कुछ बात संबोधित कर रहे हैं। कपिल पुरुषोत्तम दीक्षित जी। आप मंचाशीन हैं, हमारा प्रणाम है, और आप सब हमको प्रणाम है। हमारा जो परिचय दिया गया कि अपने पिता के बारे में कुछ कहें, तो हम आपको कल का ही एक दृष्टांत बताते हैं। एक सज्जन से हमने कहा कि हम इस समय कानपुर देहात में हैं और हम आ नहीं पा रहे, हमने बच्चों का कार्यक्रम सौंप दिया है, तो जरा आप संभालिएगा। तो उन्होंने हमसे एक बात कहा कि आपके पिताजी का कार्यक्रम है, तो जब आप ही नहीं आ रहे हैं तो दूसरे कैसे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो हमने उनसे एक बात कही, हमने कहा कि इस बात को तो हमने कभी आभास नहीं किया कि हम अपने पिता कार्यक्रम करते हैं। हम तो ये सोचते थे कि एक महापुरुष का कार्यक्रम होना चाहिए। तो पिता तो सभी के प्रिय होते हैं, सबके पिता सबको प्रिय होते हैं। तो हमने कहा हमने तो उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। क्या बात है। हमसे कई लोग मिले
बोले कहला कि प्रवीण जी ने तो हमसे कभी कोई चर्चा ही नहीं की, देखिए उनका फोन सांसद जी को। जी जी बात है। हाँ आइए शुक्ला जी, कहाँ पर आ गए? हाँ कहाँ पे आ गए शुक्ला जी? हाँ आ जाइए, आइए आइए। तो महापुरुष की बात चल रही थी, हाँ। के लिए एकत्रित हुए। तो उनसे हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आपको ये लगता है कि हम अपने पिताजी के उसमें कर रहे हैं और कोई ये समझ करके कि हम लोग उनके पिताजी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई ये तो हम भाव नहीं चाहते। क्योंकि प्रवीण जी ने कभी ये संदेश समाज में दिया ही नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए लाओ हम जी रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई भी दूसरों से हुई, हमारे बच्चों को जो है लोग जान ही नहीं पाए कि प्रवीण जी के बच्चे भी हैं। उसके साक्षी ये बैठे, इनके मित्र थे विजय पंडित। विजय पंडित ने जब उनसे मिले तो हमसे बोले कहना आपके लड़के हैं? कहना ये तो हम जानते ही नहीं थे, वो तो हमसे ये कहते थे कि आप लड़के हमारे हो, हमें मत कोई है ही नहीं है। कहना हम तो यही समझते थे। तो जिसने अपने बाल बच्चों के विषय में न तो कोई उसने उद्योग किया, न कहीं कोई प्रचार प्रसार किया, तो इतने त्यागी व्यक्ति को कोई अगर ये कहे कि हम आपके पिताजी कार्यक्रम के नाते से आते हैं, तो हमने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है। हमने कहा कि अगर आप इस भाव से हैं तो फिर वो अपना भाव भाई आप देखिए। हमारा तो ये मानना है कि अगर कोई महापुरुष है और समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो आपको भी जो है उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अपने हिसाब से समाज के लिए कुछ न कुछ अपना जो दायित्व हो उसको पूरा करना चाहिए। तो हमने फिर इसी लिहाज से आज भले ही हमारे यहाँ लोग संख्या में कम हो, लेकिन हमें खुशी है कि सब एक से एक बड़ी बड़ी हंसियां हैं। ये निदेशक डॉक्टर साहब निदेशक हैं जी जी, लाड साहब जो है पूरी सिख समाज के पूरी इंडिया के जी। ये अध्यक्ष रहे हैं। इनका कितना बड़ा अपना पावर है। ये जो है यहाँ बैठ करके खुद कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं दूसरों को कि भाई तुम भी आ जाओ। इतने सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोगों की बातें हैं, अच्छे लोगों की बातें। आपने अभी उद्बोधन आपका श्रीवास्तव जी का सुना ही, तो ऐसे विचार चाहिए आदमी। ये पचौरी जी के लड़के बैठे, इनका हम नाम अभी नहीं पूरा जान पाए हैं, प्रियांक। तो इन्होंने जिस ढंग से आकर के इनको प्रणाम किया तो हमारा मन इतना खुश हुआ। हमने कहा वाह, श्रद्धा हो तो ऐसी होनी चाहिए। हमने आपको फोन किया, आप एक ही फोन आज ही फोन किया, अभी आधे घंटे पहले आप हाजिर हैं। सुशील मिश्र जी, जैसा इन्होंने अभी आप सबके सामने कहा कि हम शिष्य ही नहीं, उनके भक्त हैं, वास्तव में भक्त हैं उनके। आज तक कोई भी प्रोग्राम हुआ हो और इनको भी बड़ा क्षणिक में हमने शायद आज ही या कल शायद शाम बताया, ये भी उपस्थित हैं। आप जो है राष्ट्रीय वो सक्षम कोई संस्था है, उसके राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आप सबसे हमारा जो एक निवेदन है कि देखिए अपने अपने हिसाब से जो आपकी योग्यता है उस हिसाब से अपना जो अवदान है समाज के प्रति उतना आप करते जाइए। यही इस कार्यक्रम की उपयोगिता है। इस कार्यक्रम की उपयोगिता नहीं है कि यहाँ पर 50 लोग आ जाएं या 100 लोग आ जाएं। नहीं, यहाँ कोई वोट नहीं लेने हैं। आपको इनके सामने शपथ लेकर के अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है। मान लो आपकी कुछ कार्यक्रम, ये लड़कों से हमने कार्यक्रम सौंप दिया है, आपकी इतना कार्यक्रम हुआ है, इनको कुछ अनुभव होगा, आप बुजुर्गों से फिर पूछेंगे, फिर सलाह करें, कुछ बढ़ेगा। तो इसमें कहीं भी हताशा निराशा की बात नहीं है। आज जहाँ तक ये विषय की बात है तो अभी हम विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, और जरा वो सांसद जी आ जाए, उसके बाद फिर हम जो उसके विषय पर चर्चा करते हैं। बस वो ही रहे 5 मिनट में। इसी क्रम में हम लोग चाहेंगे कि हमारे बहुत ही प्रिय, हम सबके बड़े भाई, उनको प्राचार्य कहा जाए, आचार्य कहा जाए, कवि कहा जाए, सर्वांगीण हर दिशा में जिनकी खूब महारत हासिल है, अपने आप में जो पूरा जहान लेके घूमते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर जहान सिंह, पीटीएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य। उससे निवेदन है कि आए और 2 शब्द अपने कुछ। हाँ बिल्कुल नहीं, अभी रुकते नहीं, नॉट एट ऑल, डोंट थिंक, प्लीज आइए कुछ पूरी बात करते फिर। नहीं, वो तो बाद में करेंगे। असल में एक बात है कि
निदेशक साहब जो है इस समय बड़े बहुत ही मानसिक तनाव में हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कार्यक्रम हो जाए तो इसके बाद संतोष रहे और वो शब्द उनके सुन करके और जैसे सांसद जी आते हैं वैसे हम 10 मिनट में आपको आइए सर। ये जो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं तो इसके हम लोग आकार और विस्तार को नहीं देखेंगे, इसके घनत्व को देखेंगे कि एक ऐसी व्यक्ति, देवता और सेवक और क्या नहीं कहा जाता उनके लिए, आज उनकी याद में हम लोग एकत्रित हुए। तो इसका एक ही सबसे मूल मंत्र है कि इनके द्वारा जो निर्धारित बनाया गया, लोगों को रास्ता दिखाया गया, उस रास्ते पर चलने का प्रयास है। वहाँ तक तो पहुँचना एक ख्वाब है, एक सपना है, लेकिन कुछ कदम ही अगर हम लोग वहाँ चल सकें, उस रास्ते पर आगे बढ़ सकें, तो ये इनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ होगा, सबसे बड़ी। और अभी जिस पर चर्चा होगी तो हमारे सांसद साहब आ गए। आइए बहुत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर लोग कहते हैं बच के बहुत हर्ष का विषय है कि कानपुर शहर के दिल को बचाने वाले, यानी कहा जाए कि दिलदार सांसद बड़े भाई आदरणीय श्री पटौरी जी का आगमन यहाँ हो चुका है। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग कैप्टन धनते हुए तालियां बजाएं। देखिए अब कार्यक्रम शुरू हो उसके पूर्व में हमारे जो तीनों अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो आए और पुष्पांजलि जी जी आइए। अच्छा तो बीमा किया गया। अच्छा हाँ बताओ। आइए 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 थोड़ा दूर से ठीक है बस आइए और खींचोगे ना अभी तो आइए सर, अब मेरा निवेदन है आदरणीय पुरुषोत्तम जी से कि सांसद जी को माल्यार्पण करेंगे। एक मिनट और
के राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री सचिन पांडे जी से निवेदन है कि वो आए, विनय कृष्णा सर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रियांक कचौरी जी से निवेदन है कि वो आए और हरविंदर सिंह राज साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दीपक जी से निवेदन है, एडवोकेट दीपक जी से क्यों आए और हमारे बाबा जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। कपिल जी को आमंत्रित करूंगा कि सर का आगे वो हमारी आप बैठिए। अब सबसे पहले कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले मेरा निवेदन एडवोकेट दीपक जी से है कि वो आए और 2 शब्द बोलकर जो इस प्रोग्राम के बारे में दीपक जी आइए आज आइए एक बार जोरदार तालियों से मेरा निवेदन है कि एक सीट थोड़ी सी खाली की जाए। आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी जिनका आज हम लोग सम्मान कर रहे हैं, अमर उजाला एक दो सब इतने वजनदार लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए निदेशक साहब इतने सज्जन व्यक्ति की ये जो है कार्डियोलॉजी के निदेशक हैं विवेक कृष्ण, तो आप सबको जो है हम अगर कहीं से सम्मान नहीं दे पा रहे हों तो ऐसा कोई मन में भाव न में और हमारी आत्मा जो है बस आप लोगों की महानता के कुछ तक है। अगर ये देखिए आपके जो भाव हैं वो बहुत ही शानदार है। आप सम्मान हम लोग उनका बाद में करेंगे। सबसे पहले जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो मैं बता दूं। कीर्ति से श्री प्रवीण दीक्षित जी, जैसा कि आप जानते हैं प्रेस क्लब कानपुर प्रेस क्लब हो, पत्रकारिता हो या समाज के तमाम सारे आयाम हो, उनसे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम। आदरणीय कचौरी जी भी जानते हैं, आदरणीय सर भी जानते हैं, बाकी सारे लोगों को उनके बारे में पता है। आज पिछले कई बार की तरह इस वर्ष भी हम लोग उनकी याद में एक सम्मान लेने जा रहे हैं और सम्मान भी हम लोग मीडिया जगत के वरिष्ठतम लोगों को देते हैं। इस बार उस सम्मान के लिए संस्था के लोगों ने आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी का दिया है जो हम लोगों के बीच में है। गणेश सर का करीबन पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता और अखबार की दुनिया से बिल्कुल डायरेक्ट लगाव है। न केवल अखबार से बल्कि सामाजिक सेवाओं के साथ तमाम सारी संस्थाएं, तमाम सारे जो कानपुर में जो परिवर्तन आप देखते हैं उसके अनुभव भी आदरणीय श्री गणेश तिवारी के हैं। पीछे से और डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सामने नहीं आते, काम करते हैं तो पीछे से छुप के बोलते लिए माने नहीं रखता कि आप सारे लोग संख्या में यहाँ कम है या कितने हैं। ये तो एक बात की बात है, मूल बात ये कि काम किस दिशा में हो रहा है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। उस शुरुआत में पहले पुष्प के रूप में श्री विनय कृष्णा जी से निवेदन है कि वो 2 शब्द बोलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी 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 आदरणीय सांसद कचौरी साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी समाजसेवी जो कि एक से बढ़कर अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप में है, जिन्होंने कानपुर को एक नई दिशा दी है। सेवा भावना में कानपुर का कोई सानी नहीं रहा। जिस भी प्रकार की सेवा के क्षेत्र हैं उन सब में कानपुर अग्रणी रहता है। आज इतना पवित्र अवसर है कि ऐसे समय में मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 में
भारतवर्ष को विकसित भारतवर्ष बनाया जाएगा, तो उस विकसित भारतवर्ष में हमारा कानपुर भी एक विकसित नगर होगा, विकासशील नगर नहीं। ऐसे यदि इस उद्देश्य को हम लोग अपने ध्यान में रखकर हर काम अभी से उसी प्रकार से करेंगे, जो काम एक विकसित देश के विकसित नगर में होता है, तो हम लोग डेफिनेटली 2047 में एक विकसित कानपुर के निवासी होंगे। हमारे बच्चे होंगे, हम ना भी होंगे तो हमारे बच्चे होंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए हम कहीं दुकान खोल रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार काम कर रहे हैं, जन जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं, शिक्षा में बढ़ावा दे रहे हैं, हर चीज़ हम लोगों को अब आइडियल सोच के करनी होगी कि ये अच्छे शहर में, विकसित शहर में कैसे होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से ये जो चर्चा हो रही है, प्रणीत दीक्षित जी ने पूरा अपने कानपुर के लिए, समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया, हर तरह से लोगों को उत्साहित किया, प्रेरित किया। उसी तरीके से हम लोगों को उस मशाल को आगे लेके चलना है कि हम लोग कानपुर को एक विकसित नगर बना सकें। जो ये कानपुर को इस समय हम लोग देखते हैं कि ये ट्रैफिक जैम का शहर है, यहाँ पे इधर गंदगी हो जाती है, उधर खराबी है, उन सबों को हम लोगों को मन लगा के दूर करना है। जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढना है। हम लोग समस्याओं से उलझ के नहीं रहेंगे, हम लोग समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत सम्मान करते हुए ये बताना चाहूँगा, इस प्रकार की गोष्ठियाँ, इस प्रकार के अवसर बिरले मिलते हैं जिसमें कि आदमी अपनी मन की बातों को शेयर करके और आगे बढ़ने का प्रण ले सकता है। हम सभी को एक प्रण लेना है, हमको कानपुर को एक विकसित नगर बनाना है। अब सम्मान की प्रक्रिया चालू हो, इसके पहले मैं गणेश सर से निवेदन करूंगा कि सर कुछ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं पुरुषोत्तम दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं आदरणीय श्री सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो भी सामने आ जाए, क्योंकि फोटो इस पे बनेगी। सभी लोग आ जाए, फोटो सब लोग खड़े हैं, सभी लोग आए, सभी लोग आइए सर, माल्यार्पण का स्वागत करिए। नहीं, एक बार सर आज इन्हीं को सर सम्मानित कर रहे हैं। लाड सर जी सर, आइए सर, आइए फोटो जरूरी है। जैसा कि सबको पता है कि हो गया यहीं के करवा लेते हैं सर। 1 मिनट फोटोग्राफर लोग आए, और फोटोग्राफर सर 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 एक खड़े हो जाओ। हाँ हो गया जी ठीक है।
विधायक जी आप जाइए। हाँ, जैसा कि सबको पता है कि कौड़ीला जी कानपुर का हृदय, जैसे कि लखनऊ को नाज है कि उसके पास संजय गांधी पीजीआई है, विधायक जी और सांसद जी, वैसे हम लोगों को नाज है कि हमारे पास पचौरी जी हैं और हमारे पास कौड़ीला जी। क्या बात, तुरंत अवेलेबिलिटी रहती है हमारे सांसद जी की भी, और कौड़ीला जी भी 1 रुपए के पर्चे पर 24 आवर आपको सुविधाएं देता है। वो जाए, इसके पहले प्रवीण सोच संस्थान में उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। एक मोमेंटो आदरणीय सांसद जी और भाई साहब सब लोग देकर उनका ये एक मिनट इसको थोड़ा सा और कार्यक्रम से शुरू हो। मैं श्री सुशील मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और ऋषि जी के संदर्भ में कुछ आदरणीय सांसद जी उपस्थित हमारे शोध संस्थान द्वारा आज की गोष्ठी सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग से युवाओं पर अच्छा विषय रखा है। और सबसे पहले मैं प्रवीण जी के विषय में कुछ बताऊं। प्रवीण जी कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार थे और इसके साथ में शिक्षक भी थे, और इनका समय ज़्यादातर हमारे बिरहाना रोड क्षेत्र में ही बीता। सांसद जी भी वाकिफ होंगे, क्योंकि उस समय जिस समय आप गए था, सांसद जी का निवास बिरहाना रोड के पास ही दाल मंडी है, वही निवास था। और हमारा नयागंज था, तो सर्किल सब वहीं का था। प्रवीण जी कानपुर होटल में बैठते थे और उनके पास 10-5 लोग बैठे रहते थे हर समय। मैं कभी कभी ये भी क्वेश्चन करता था कि यार प्रेस रिपोर्टर हैं और इनका खर्चा कैसे चलता, जिसको आओ कानपुर होटल में सब चाय लाना, चाय दिन भर पिलाया करते। कभी कभी बड़े सोच में पड़ता था कि प्रवीण जी का बड़ा खर्चा, उस समय में शिष्य ही था इनका, बैठता था इनके पास। परंतु इनमें कई खूबियाँ थी। खूबियाँ अब बताने से कोई वो नहीं, क्योंकि उस समय हमने देखा, बहुत पास से रहे। बेटे को हमने बाद में देखा, परिचय उन्होंने बाद में कराया, और उनसे चूँकि बचपन से हमारे फिर 6, 7, 8 फिर उसके बाद 12 BCom या BSc सब में ये हमारे साथ। और इनका व्यक्तित्व एक बार आदमी इनसे मिल ले, फिर उसके बाद इनसे छूट नहीं सकता, इनका भक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व मैंने बहुत कम देखा। आज हमको बहुत गर्व है कि हमारा शोध संस्थान इस प्रकार के कार्यक्रम रख करके हमारे कानपुर के नगर के प्रभावी लोगों को दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा चूँकि यहाँ आने जाने का साधन परेशानी युक्त है, इसलिए हमें लगता संख्या नहीं, इतनी कम संख्या कभी किसी का अभी भी लोग रास्ते फंसे हुए हैं। बहुत होते हैं। नहीं, वो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मत रखा करें, अब उधर बिराना रूट में ही इनके उधर रखिए। आप चाहे ज्ञान भारती में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, जगह आपको मिल जाएगी, कोई उसको नहीं। ये बात सत्य है कि सोशल मीडिया का इस समय नागरिकों पर गलत समाज में जो विकृतियाँ आप देख रहे हैं, समाज में जो युवा वर्ग इस समय उसकी कार्य पद्धति, कार्य शैली आप देख रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया। बच्चों का बचपन खत्म हो गया है, बचपन दिखलाई नहीं दे रहा, सीधे युवा हुए जा रहे हैं। वो मीडिया, मोबाइल बच्चों को अगर हाथ से छीनिए भी तो घर में रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। यह हर एक के घर की बात है। बच्चों से अगर मोबाइल आप जरूरत से ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि दिन भर देखना उनको,
तो वो चीजें जान रहे हैं जो हम 20-21 साल में नहीं समझ पाए थे, 24 साल में नहीं समझ पाए थे, वो आज 8, 9, 10 साल के बच्चे सीख गए। इसलिए बचपना खत्म होकर के सीधे युवा में आने लगे और इस दुष्परिणाम का परिवार को भी भोगना पड़ रहा है। पहले एकाकी का परिवार होता था, एक बाप और 5 भाई साथ में रहते थे, कोई अलग। आज तो शादी भाई नहीं कि तुरंत दूसरा व्यवस्था, माँ बाप फिर 17 अभी कल के पेपर में आपने पढ़ा 11 साल के बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया। किस लिए मार दिया? कि उसे पढ़ने बैठने के लिए। कल के पेपर इसी प्रकार के नमन कितनी घटनाएं कि उन्होंने युवाओं ने प्यार कर लिया, प्यार में अपने प्यारे से बुला करके अपने माँ को मरवा दिया। ये दिन पर दिन आप ये सब हमारे जो सोशल मीडिया है, चाहे वो टीवी देख लीजिए और चाहे मोबाइल देख लीजिए, किस दिन किससे लड़वाने के लिए टीवी मूवमेंट आप देख लीजिए। आइए किस दिन किससे लड़वाने के लिए कौन सा समाज को बढ़ाना है, किस समाज को घटाना है, ये आप मीडिया से देख लीजिए। एक अभी 2 दिन से 3 दिन से टीवी में बहुत चमत्कारिक आ रहे हैं महात्मा जी का, और कल हम एक देख रहे थे टीवी में, वो ये कह रहे थे कि जो धर्म के प्रति हैं वो इनको सपोर्ट करें, जो अधर्मी हैं वो मत सपोर्ट करें। किसी महात्मा को हम नहीं मान रहे हैं तो अधर्मी हो गए। इस प्रकार का प्रचार समाज में ये दूषित वातावरण पैदा है। हमको तो श्रद्धा है तो हम उसके पास जाके पूजेंगे, कोई भी हो, और नहीं श्रद्धा तो अपने घर बैठेंगे। अब उनको अधर्मी बेधर्मी दुनिया भर का आप बनाने से आपको क्या मिल रहा है? तो इन युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए, इसी के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम विकसित किए जाएं, आपके मोबाइल पर सही कार्यक्रम दिए जाएं। अभी देखिए मोबाइल में और उसमें दे दिया मोदी जी के खिलाफ कितना हम BBC का, आप देखिए मतलब एक इस टाइप का मूवमेंट चला रहे हैं। ये हम तो इसको बहुत गलत समझते हैं, बहुत गलत। आप किसी व्यक्ति को बदनाम करना चाहें, किसी को मीडिया सोशल मीडिया दे दीजिए और लोग उसको समझने लगते हैं कि अरे सही है, टीवी में आया तो सही, अखबार में छपा तो सही। आजकल सब बना, जो जिस प्रकार बना करके फोकस करना चाहता है वो उस प्रकार से फोकस कर रहा है। इसलिए हमको सतर्क रहना है, अपने युवाओं को सतर्क रखना है। आज समाज का वो तबका, मतलब हम अनुमान लगाते हैं, लोग कहते हैं कि भैया ये तो कितने % आदमी नशेबाज हैं, कोई कहता 70%, कोई कहता 80% नौकों की। और वाकई कभी कभी चलिए, अब हम 72 साल के होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश शराब, देसी शराब ठेकों में दिखाई, फिर आप उनको खड़े होकर ये देखिए कितने % उसमें नौजवान हैं, तो आपको उसमें ज्यादातर 99% नौजवान। नमन समाज कहाँ जाएगा आगे आने में? हम लोग तो इतना काट लिए 72 साल, ये आने वाला समय कितना खराब जाएगा कि ना आप नशे में रोक पा रहे हैं, ना आप किसी भी शिक्षा में कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीजों पर विशेष रूप से हमको नजर रखनी है कि समाज को विघटित करने में, समाज को, युवाओं को गलत रास्ते में ले जाने के लिए अब कोई नया चालू किया जाए, या ये तो सत्ता ही कर पाएगी, कोई दूसरा नहीं। हम लोग तो केवल विचार व्यक्त कर सकते हैं, सत्ता जो चाहेगी वो। अब जो वही शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती, तो उस पर अर्थ का मामला आ जाता है देश में कि भाई आर्थिक व्यवस्था सरकार की इन्हीं सब चीज़ों से चल रही है तो बंदी नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे विचार रखने चाहिए, तो इसे चाहे वो सांसद जी या ऊपर देश सत्ता इस पर कुछ विचार करे कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया, ताकि हमारे युवकों का
एक मार्गदर्शन अच्छा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हमारे बीच में अशोक भाई जी आ चुके हैं, तो बहुत ही सफल समाज सेवी और उनका नाम से भी परिचय का मौका नहीं है। मैं क्रम में चलूँ तो सबसे पहले हम लोग हरविंदर सिंह राठ साहब, जो कि वास्तव में मैंने पहले कहा था कि शहर की सांस्कृतिक, सामाजिक और सारी जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें हरविंदर सिंह राठ साहब के बगैर अधूरा रहता है। हॉस्पिटल का मामला हो, मीडिया का मामला हो, मीडिया का मामला जो हो तो सोशल मीडिया का मामला तो आ ही जाएगा, उस पर उठकर वो अपने अपने वक्तव्य रखें कि क्या कैसा होगा। आज स्वर्गीय हमारे कीर्ति श्री प्रवीण दीक्षित जी की जो मैं कहूँ कि जो एक प्रवीण पत्रकार सम्मान समारोह हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी पिताजी की बरसी के रूप में मनाते हैं, और मैं समझता हूँ इस बार आप 2-3 साल बाद मना रहे हैं। 3-4 साल बीच में गैप पड़ गया है कोरोना की वजह से या कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से। जो इन्होंने शुरू किया है एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, और जिस तरह से उससे पहले दीक्षित जी ने बताया कि आज का ज़माना जो सोशल मीडिया का आ गया है, जो बच्चों को पैदा होते ही जवान कर देता है। देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया में बुराइयां ज़्यादा हैं, अच्छाइयां कम हैं, पर एक बात है जो आपने अंत में कही कि सोशल मीडिया का जो डायरेक्शन है, जो उसका मीन्स के सोशल मीडिया पर डालने वाले लोगों का कर्तव्य है, या जो लोग भटक गए हैं, जो कोई भी न्यूज़ उनको कहीं से भी मिली आ जाती है तो देखते हैं उसमें तड़क फड़क है तो तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, ये गलत है। हम लोगों को इसके लिए देखिए कर भी कौन सकता है, जैसे हमारे कीर्ति श्री प्रवीण दीक्षित जी, जैसा कि आपने बताया कि बैठे रहते थे, चौपाल लगाते थे, सवेरे से शाम तक चाय चलती थी और सिर्फ विचार गोष्ठी होती थी। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आपने भी एक ऐसे कर्मठ और ईमानदार हमारे श्री गणेश तिवारी जी को जिस तरह से सम्मानित किया है, और गणेश तिवारी जी आज के इस युग में पत्रकारिता जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे लोगों को संबोधन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके पास सच और झूठ का निर्णय है, सच और झूठ को तोलकर सच को सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं अमर उजाला में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमें आज के इस युग में गणेश तिवारी जी जैसे लोग चाहिए जो अपनी सच्चाई के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर लोगों को प्रेरित करें। नवयुवा जो हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी में जो संस्कार, देखिए संस्कार किसी के गलत नहीं होते, पर गलत हो जाते हैं गलत आदमियों के साथ मिल करके, गलत एटमॉस्फेयर में बैठ करके, गलत बातें करके और गलत सोच करके। अब देख लीजिए, संस्कार अगर किसी को अच्छे मिलेंगे तो हमेशा अच्छाइयों की तरफ ही जाएगा, बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा। हम लोग जब भी बिगड़ते हैं गलत आदतों से और गलत खर्चों से, और मैं कहूँ कि बहुत जल्दी आज के युग में चाहे कोई व्यापारी हो और चाहे कोई मैं कहूँ नेता हो, राजनीतिक हो, और चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई और हो, सब ये चाहते हैं कि उनका नाम जल्द से जल्द हो जाए। अरे नाम अगर राजनीतिक युग में पैदा करना है तो पचौरी जी से सीखो। पचौरी जी की मैंने वो भावनाएं देखी हैं कि जब भी इलेक्शन होता है, एक महज कानपुर में यही शख्स हैं जो चाहे असेंबली का इलेक्शन हुआ हो चाहे पार्लियामेंट का हुआ हो, ये घर से अकेले निकल करके चल पड़ते हैं और घर घर हर जगह जा करके द्वार पर जाते हैं, उनको समझाते हैं, करते हैं, अपनी कन्विंसिंग करते हैं, और लोग भी इनकी इज्जत करते हैं। और थोड़ी ही देर में इनके पीछे भीड़ का तांता लग जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है कि मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पास इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी इनके साथ होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पचौरी जी को सही और गलत का भी ज्ञान है। तो आज के इस युग में जैसा कि आपने कहा कि सांसद जी बैठे हुए हैं, रूलिंग पार्टी में हैं, ये चाहें तो ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पत्रकारिता जगत को और मीन्स एक शोहरत मिले, और एक ऐसी काम ये करें पत्रकारिता जगत में हमारे आदरणीय जो पत्रकार बंधु हैं कि जिससे लोग इसमें प्रेरित हों, युवा पीढ़ी जो है उनको एक तरीके की एजुकेशन मिले, वो वेल एजुकेट हो, उनको पता चले कि हमें कहाँ पर क्या करना है और कहाँ पर क्या नहीं करना है। जब तक ये चीज़ें, जैसा कि आपने कहा कि हम इस तरह के सम्मान समारोह में या वैसे भी इस तरह की गोष्ठियाँ नहीं रखेंगे, तो ये हम अपनी बात समाज में
इतनी जल्दी नहीं ला सकते जिस तरह से गोष्ठियाँ करके ला सकते हैं। और मैं आपसे बता दूं कि अमर उजाला इसमें अग्रणी है। ये समय समय पर ऐसी गोष्ठियाँ करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं समाज में जाए, हर वर्ग में जाए, हर लोगों के पास जाए, नीचे वाले लोगों के पास भी जाए, ऊपर लोगों के पास भी जाए और मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी जाए, ताकि लोग वो काम करें जिससे हमारे कानपुर में सुधार हो, सिर्फ शहर में नहीं प्रदेश और देश में भी सुधार हो। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जो आपने कही। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मैं कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जितने स्वावलंबी, जितने निर्भीक, जितने ईमानदार, जितने कर्मठ, अच्छे काम करने वालों में से हैं, इतिहास में हमें ऐसे पुरुष कभी नहीं मिले हैं। आप उनका चरित्र उठा कर देख लीजिए, उनकी बातें देख लीजिए, उनके काम देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रति समर्पित हैं। उनको कोई भावना नहीं है, कोई उनकी कामना नहीं है सिवाय इस बात के कि हमारा देश विश्व में सबसे सर्वोत्तम हो, सबसे ऊपर हो और हिंदुस्तान जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था वो दोबारा से उस फॉर्म में आ सके, इसके लिए वो प्रेरित हम लोगों को कर रहे हैं। और देखिए बात सुनिए, जहाँ काम होंगे, जिसका नाम होगा, बदनाम भी लोग उसी को करेंगे। इसमें आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। शख्सियत दमदार हो तो दुश्मन भी होते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपकी शख्सियत दमदार है तो हम लोगों को, उन लोगों की जो बिना किसी कामा फुल स्टॉप के, जिनकी आदत ही है माहौल खराब करने की या बात खराब करने की, हम लोगों को उधर ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ इस तरह से, जिस तरह से हमारे पचौरी साहब, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और या जो हमारे मैं कहूँ बुजुर्गों के, हमारे बड़े भाइयों के जो संस्कार है, जो संस्कार इन्होंने समाज के लिए पत्रकारिता जगत में रखे थे, या आज गणेश तिवारी जी उसी तर्ज पर चल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम बरकरार रखें। ऐसे लोगों का साथ लेकर के, ऐसे लोगों के मतलब संस्कार लेकर के ऐसे काम करने चाहिए जनहित में, और मैं कहूँ मानव हित में, मानवता को अपना धर्म मानकर हम लोग ऐसे काम करेंगे तो यकीन कर जाइए ना सिर्फ पत्रकारिता जगत में बल्कि कानपुर प्रदेश और देश में हमेशा सुधार ही होगा। और जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था कि हिंदुस्तान विश्व का श्रेष्ठतम देश होगा, मैं समझता हूँ कि जल्द ही होगा अगर हमारे बीच ऐसे लोग विराजमान हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे सोच। धन्यवाद। जैसा कि प्रवीण सूद संस्थान के दीक्षित जी का हिम्मत था कि और जैसा कि हम सब लोगों ने पाया, आदरणीय लाड साहब ने भी कहा कि गणेश तिवारी जी अपने आप में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व है। बहुत सारी संस्थाएं जिसमें पीछे से, मैं उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा कि परिवर्तन या बिठूर में बहुत सारे आश्रम या बहुत सारे इवन आपके बहुत सारे लोग सब कहाँ कहाँ का जुड़ाव है ये बता पाना मेरे लिए भी, लेकिन बैक डोर से पीछे से रहकर जो समाज के जैसे इन्वेंशन जिसको बोलते हैं, मैंने द मैन ऑफ इन्वेंशन, पर्टिकुलर जैसे सोशल मीडिया की बात होती है तो नई नई इनोवेशन एंड इन्वेंटर, यू कैन कॉल इट इन्वेंटर आल्सो। आई विल पर्टिकुलर ये नाम मैं उनको देना चाहूँगा। वजह कि नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए आइडियाज लोगों को जोड़ के आगे बढ़ाने का सर ने जो किया, आप समझिए कि गांव में खेल को ले जाने की बात सर ने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया है। वुमेन्स एम्पावरमेंट की अगर बात हो तो उस पर भी सर का बहुत बड़ा काम है। अपराजिता, आज कहीं आप जाइए तो कभी वहाँ पर आई सी डाउन टुवर्ड्स बच्चियाँ हैं जिनके घर में खाने के लिए नहीं है कुछ, लेकिन वो वहाँ पर काम सीख के स्वावलंबी होती हैं और वहाँ से वो जॉब पाती हैं। तो इस तरीके के काम करने वाले आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी का सम्मान करके सूद संस्थान अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। उसी क्रम में हमारे योग गुरु जिन्होंने बहुत ही, जिनका बहुत बड़ा काम है, सोशल मीडिया है तो सोशल पे होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रामक चीज़ों से प्रभावित जरूर होगी। उन भ्रामक चीज़ों के विरुद्ध जो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, ज्योति बाबा हमारे बीच में है। दो शब्द। सबसे पहले तो कीर्ति शेष श्री प्रवीण जी की इस जयंती पर्व पर मंचासीन हमारे शहर के जनप्रिय सांसद
वी सत्यदेव पचौड़ी जी, गुरसिंह सभा, लट्टू फ्रूट और तमाम सारी संस्थाओं से जुड़े परम श्रद्धेय हरविंदर सिंह लॉर्ड जी, हमारे साथ मंच पे विराजमान, उनके बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैं सिर्फ इतना भी कहना चाहूँगा कि यदि कोई नया शख्स जिसने पहले दिन संस्था बनाई हो, अब वो अगर ABCD भी नहीं जानता तो उसको A से लेकर के Z तक बताने का काम यदि किसी ने किया है तो वो गणेश तिवारी जी हैं, जिनको आज प्रवीण पत्रकार सम्मान 2023 द्वारा सम्मानित किया गया है। मंचासीन हमारे अशोक केसरवानी जी, हमारे साथ अभी आदरणीय मिश्रा जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य, आज का जो विषय है सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से युवाओं पर दुष्परिणाम के विषय में, हमारे साथ अभी बहुत प्यारा सा संचालन कर रहे कानपुर शहर ही नहीं, ये आक्रोश के कवि हैं, इनको राष्ट्रभक्ति, इनके जब ये अपने मुखार बिंद से शब्द निकालते हैं तो सामने वाला यदि ताली बजाने का प्रयास ना भी करे तो वो मजबूर हो जाता है ताली बजाने के लिए। ऐसे हमारे मुकेश श्रीवास्तव जी इसी बात और मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। आपको बड़ी गर्व का विषय होगा कि भारत सरकार के नरेंद्र मोदी कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री भी है जो नशे के खिलाफ दीवाना है, नशे के खिलाफ पागल है और नशे के खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहता है कि जो उसके बेटे के साथ हुआ। उस मंत्री का नाम है शहरी आवास एवं विकास राज्य मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर जी, जिनका कि बड़ा पुत्र 28 साल का नौजवान शराब के कारण नशे में वो ख़त्म हो गया था। और उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अब देश के किसी बेटे बेटी को नशे के आगोश में या नशे के रोग से मरने नहीं दूंगा। और उस दिन से वो जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वो नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत अपनी बात रखते हैं और तमाम सारे नौजवानों को, युवाओं को जोड़ रहे हैं। इत्तेफाक से उनका 25 तारीख को जन्मदिन भी है और देश में 2500 जगह नशा मुक्त के संकल्प के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। और खुशी की बात ये होगी, मैं उसका नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हूँ। पूरे देश में मैं जाता हूँ और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम लोगों ने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया है। और कोशिश ये है कि हम लोग 21 जून को कानपुर में लगभग 2 लाख लोगों की गैदरिंग की मौजूदगी में बहुत बड़ा एक नशा मुक्त का कार्यक्रम कानपुर में हम लोग करने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं। आज जिस विषय के ऊपर बातचीत चल रही है सोशल मीडिया, तो मैं चूँकि इसके बारे में तो बच्चों के बीच में जाता हूँ, आदरणीय मिश्रा जी को मालूम है, और मैं लत की बात करता हूँ, तो ये भी एक एडिक्शन है। इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए। आज से ठीक 93 दिन पहले लखनऊ में एक माँ ने अपने बेटे से सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल अब मत चलाओ। वो बेटा इतना नाराज हो गया कि उसने माँ का गला जो है वो उसी समय दबा करके उनका मर्डर कर दिया। आज से ठीक 34 दिन पहले उन्नाव की घटना है, जिसमें एक बेटी को एक पिता ने कहा कि तुम मोबाइल का प्रयोग बहुत करती हो, मैं तुम्हारा मोबाइल छीन लूंगा। सिर्फ इतनी बात से वो इतनी क्रुद्ध हो जाती है कि वो अपने पिता का मर्डर कर देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। अब विचार करिए, जब व्यक्ति अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपने सगों में सेफ नहीं होगा तो फिर वो सेफ कहाँ होगा? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमने जो संस्कार दिए हैं उनमें कमी है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमने उसको शिक्षा दी ना, कक्षा 1 से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमने उसको सुनाया, और जब घर आके बच्चा ये बोलता था तो हमें लगता था कि बहुत बड़ा अंग्रेजी का जानबाड़े है और बहुत कुछ सीख रहा है ये। आज हम किसी से, इंग्लिश वाले से, मीडियम वाले से पूछते हैं, भैया ये बताओ ये 63 नंबर निकालो, तो कहता है गुरुजी 63 जरा इंग्लिश में बताओ क्या होता है। आश्चर्य का विषय ये है कि हम अपनी जमी से, अपनी संस्कृत से, अपनी सभ्यता से जोड़ने की जिसको बात कर रहे हैं, उसको फ्रॉम द बिगनिंग बेस नहीं मालूम हो रहा है, हम कैसे जोड़ पाएंगे? आपने पहले तो उसको जड़ से अलग कर दिया। आपने पौधा लगाया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। पौधा लगाने के बाद उसको निकाल के ऊपर रख दिया, फिर बोले वो अब वृक्ष बन जाएगा। कैसे बन जाएगा?
तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा पद्धति का जो मूल था, और वो क्या हो गया, अब केवल एक ही ट्रेंड चालू हो गया कि जो भी बच्चा स्कूल में आ रहा है प्रबंधक पूछता है केवल उसे, चूंकि मैं जाता रहता हूँ, लगातार बातचीत होती रहती है। वी हैव डन 33 साल पहले नशा मुक्त युवा भारत अभियान हमने शुरू किया था। अब तक मैं 6000 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुका हूँ, और शायद ही कोई ऐसा कानपुर का विद्यालय होगा जहां मैं न गया। और स्कूल में जाकर के ज्योति बाबा जॉय लाइव प्रोग्राम मैं वहां पे करता हूं। तो जब मैं प्रबंधक से पूछता हूं तो प्रबंधक कहता है बाबा हमारे यहाँ 2 क्राइटेरिया हैं। मैं देखता हूं फीस किसकी आ रही है, वो कितना भी उस्ताद हो, कैसा भी हो, यदि फीस सही समय पे दे रहा है तो वो मेरे लिए ओके है। और बकिया अगर वो टैलेंटेड है, ज्ञानवान है, वो है, और फीस नहीं मिल रही है तो नोटिस पहुंच जाएगी वहां पर। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हमने जहां पर गुरु और शिष्य की जो परंपरा इस देश की जो मुख्य आधार है, रीढ़ है, जब गुरु और शिष्य की परंपरा ही खत्म हो जाएगी तो सम्मान और स्वागत कैसे करेगा आपका? आप जिससे अभिनंदन चाहते हैं, अब देखिए ना, अब क्या ट्रेंड लोगों ने बना दिया है, नशे को फैलाने वालों ने बोले कि नशा करोगे तो सलमान टाइप बॉडी हो जाएगी। अब किसी भी लड़के को जो बियर पी रहा हो उससे पूछो, इधर आओ, बियर काहे पी रहे हो? कहते बाबा आपको नहीं मालूम क्या? बोले नहीं, अरे जौ का पानी होता है। अब वो हमें 5 प्रकार के ज्ञान दे रहा है। देखो बाबा, जौ का पानी होता है, पेट साफ करता है, खून साफ होता है इससे, और बाबा इसके शरीर की ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, इससे हार्ट वार्ट नहीं होता, बाबा खाना पच जाता है। लो, अब मैं योगाचार बन के गया था, उसने मुझे कुछ ही ज्ञान दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेंड उन्होंने चलाया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पट नहीं रहा क्या? अरे बोले एक पैक लगा लिया करो, तुम धड़ल्ले से अपनी बात कह दोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो कैसे तुम कह दोगे, अरे एक प्रपोजल नहीं तुम 10 लोग प्रपोज कर लो, बस एक लगा लो बस। ये उसके जो साथी लोग हैं वो उसको ट्रेन कर रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, और हम लोग दूसरी बातें उसको सिखा रहे हैं। जब ऑलरेडी एक सिंपल सा ट्रेंड उसको एक्सेप्ट हो रहा है तो वो हमारा एक्सेप्टेंस कैसे लेगा? मैं इसमें सिर्फ आप लोगों से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को उनको प्रमोशन देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डाउन हुए तो फिर दूसरा आदमी जो हमको इमिटेट कर रहा है, हमको फॉलो कर रहा है, वो कहेगा जब बाबा नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? अरे छोड़ो यार, बेकार काम है, कोई सपोर्ट नहीं करता यहाँ पर। वही यहाँ पर जितने लोग बैठे, किसी से बस 10 रुपए लिए क्या बाबा ने आज तक कभी? और आप कह रहे हो बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बाबा बहुत बढ़िया करे रहो। अब किसी ने ये कहा कि बाबा इधर आओ, बाबा को कुछ खर्चे भी तो होते होंगे, कुछ पर्चे भी तो छपते होंगे, कुछ पोस्टर भी बनते होंगे, कुछ आने जा। बाबा टेम्पो से सफर कर रहा है, ऑटो से घूम रहा है। मैं चाहता तो मेरे लिए भी बहुत आसान बात है, मैं अगर अभी जमीन को बेच दूं तो अभी गाड़ियों से ले लूंगा, मेरे लिए क्या दिक्कत है? जब फटे हाथ दिमाग से पैदल, भैया मैं MSc मैथमेटिक्स से हूँ, मैंने लॉ किया, पिताजी ने जब लॉ कर लिया तो पिताजी ने सोचा कि अब बेटा जो है वो करेगा। मैं 17 नेशनल खेला हूँ, 7 बार स्टेट चैंपियन रहा हूँ, मेरे पास लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जब हमें नौकरी नहीं मिल सकती, 4 सरकारी नौकरियां हमने छोड़ी। लोग एक को सरकारी नौकरी मिल जाती है, पकड़ के बैठ जाता है। तो लेकिन क्या है कि समाज का जो रिफ्लेक्शन, जो सपोर्ट होना चाहिए, वो उतना सपोर्ट नहीं मिला। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो नीचे की पौध तैयार होनी चाहिए वो ब्रेक हो गई। अब सभी लोग ये कहने लगे अरे बाबा कुछ नहीं, संस्था बनाओ अपना और लेन देन की व्यवस्था कुछ जहाँ जरा सा बैठे बताओ। हमसे जो लोग जुड़ते हैं वो शॉर्टकट बताते हैं, कहते बाबा देखो सोशल मीडिया में हम लोगों ने डाल दिया, अपना वो प्रमोशन हो गया, बाबा देखिए 2 लाख लोगों ने लाइक कर दिया। आपका बाबा देखिए 50 लोग नहीं आपको लाइक कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं आज के वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अगर हमने प्रयास नहीं किया, मतलब हम जो अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो अवेयरनेस करना चाहते हैं जिस वर्ग के बीच में, अगर आज के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप नहीं किया तो वो तो वैसे ही ना जो उल्टा घड़ा रख करके पानी भरने का प्रयास करते हैं। बोले भैया भर गया क्या? बोले हाँ भैया बहुत भर गया। कहे भैया निकालो, कहें भैया अभी आया नहीं है। अभी जितने भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो सेम उसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं देखिए, वो जब भी उनको कुछ प्रचार करना होता 3-3 स्टार लगा दिए, 3-3 खिलाड़ी प्रचार कर रहे हैं पूरे शहर में। 100 होर्डिंग लगी हैं, एक होर्डिंग की कीमत है 4-4, 3-3 लाख रुपए साल की, 5-5 लाख रुपए साल की। आपकी बात कैसे सुनेगा बच्चा?
कहे पापा वो तो देखिए एक पहले अच्छे कुमार आते थे, अब तो 3 आ गए उसमें। हाँ 3 आ गए। अब बताओ, तो जितने भी चीजें, अब देखिए एक ट्रेंड बना दिया मीठी शराब। सोशल मीडिया में देखा होगा एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड हैशटैग करके चला था एक ट्रेंड, मीठी शराब। शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है। अभी जाड़े में शुरू होते ही एक ट्रेंड चला था कि 1 पैक शराब जो है वो हार्ट के लिए फायदेमंद है। देखिए कहां से कौन से ट्रेंड चला दिए जाते हैं, और उसके अपने लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारे मोबाइल में बिना कहे सुने वो मैसेज आ जाएगा, तुमको करना पड़ेगा। वहां वो बैठा हुआ, सबके डाटा लिए उसने, एक क्लिक मारा, सबके डाटा पहुंच गया। अब उसमें तमाम लोग जो पीने के लिए तैयार होने वाले थे वो सब तैयार हो गए। हर साल 31 तारीख को लगभग 20 लाख से 50 लाख नए लोग नशा करना सीखते हैं, जो जीवन में पहली बार करेंगे, सिर्फ इसलिए कि यार मेरे तुम बहुत अच्छे अजीज मित्र हो भाई, आज तक तुमने नहीं पिया, कोई बात भाई एक ढकनी ले लो बस आज भाई, अगर तुम मानते हो भाई अपने को भाई कसम है भाई तुम्हें, प्लीज भाई। हाँ, तो अब अंकल ने कहा भैया अपना ले लो। तो वो जो ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि अगर हम लोग वास्तव में कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, माननीय सांसद जी से उसमें पूरा उनका वो लेकर के, सहयोग लेकर के, जैसे कि हमने एक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को दिया था कि भैया स्मार्ट सिटी तो तभी होगा ना जो स्मार्ट लोग होंगे। यहाँ तो जगह जगह थूक करने वाले, जगह जगह पीक करने वाले आप बना के चले जाते हो, जिस जगह लिखा रहता है स्मार्ट सिटी वहीं पर ही लोग थूक करके वो सब बराबर कर देते हैं आपका सिस्टम। तो हमने कहा एक पार्क ऐसा बनाओ, आपने तमाम प्रकार के पार्क बनाए, एक वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक पार्क बनाया जिसमें बताया जाता है कि कैसे आप वाटर हार्वेस्टिंग करें, उसमें आपका रोल हो, वाटर कंजर्वेशन करें, जल संरक्षण में आपकी क्या भूमिका हो, ये सारी चीजें उसमें आपने बताने का सिचुएशन किया। एक पार्क ऐसा भी हो जिसमें पर डे 1-2 स्कूलों के बच्चे आए, जिसमें कि सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहें, वो प्रॉपर जड़ी बूटियों के बारे में, प्रॉपर जो वहां पर पेड़ लगे हुए हैं उनके बारे में, और दूसरा नशा मुक्त के ऊपर एक आधा घंटे का उसी हॉल में एक डिमॉन्स्ट्रेशन, सुबह नाश्ता आयुर्वेदिक यौगिक नाश्ता, उसके बाद दोपहर में भोजन यौगिक भोजन, शाम को नाश्ता यौगिक, रात में फिर यौगिक भोजन करके फिर उसको विदा करें। तो एक दिनचर्या उसको मिली, उसको माइंडसेट हुआ, दिमाग में आए। तो अभी तो किताबों में देख रहा है कि ये अच्छा ये नीम होती, मीठी नीम होती क्या? अभी तमाम लोगों से पूछ लो मीठी नीम हो रही है क्या है, तो वो बता ही नहीं पाएगा। उसमें उसका दोष नहीं है, उसने तो किताबों में पढ़ा है केवल। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, और नशा मुक्त के ऊपर एक 4 पंक्तियां हैं, अगर आप कहें तो है ना। नौजवानों जवानी की तुमको कसम, नौजवानों जवानी की तुमको कसम, छोड़ दो आज से तुम नशे का भरम, छोड़ दो आज से तुम नशे का भरम, तोड़ो उम्मीदें ना अपने परिवार की, तोड़ो उम्मीदें ना अपने परिवार की, राह क्यों भूल जाते हो सोचो जरा, बेवजह ही नशे की तुम इस आग में, जिंदगी को जलाते हो सोचो जरा, बेवजह ही नशे की। क्या बात है, बहुत शानदार। अब हमें केवल 2 लोगों तक को सुनना है। आज हमने जिनका सम्मान किया उन्हें और सांसद जी को। नशा बहुत जरूरी है जीवन में। 2 लोगों में एक और शामिल कर लीजिए। हाँ, अशोक केसरवानी। नहीं मैंने कहा था उनसे, भाई जी से, तो भाई जी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। मैं कह रहा था कि नशा बहुत जरूरी है जीवन में। जी जी बिल्कुल सही बाबा जी, नशा तो बहुत जरूरी है जीवन में, बस नशे का स्वरूप बदलना है। क्या बात है। कभी काम का नशा होना चाहिए आदमी को, सेवा का नशा होना चाहिए, शहर का नशा हो, देश का नशा हो। और मुझे याद पड़ा था कि संख्या बल पर बिल्कुल मत जाइए। आदरणीय पचौरी जी का एक कवि सम्मेलन मैंने किया था आज से 15 साल पहले, और घर के बाहर हम लोग बाल भवन के अंदर,
और पचौरी जी को याद नहीं होगा बहुत अच्छे तरीके से। और उस कवि सम्मेलन में भी सांसद जी याद है, वो ऐतिहासिक कवि सम्मेलन हो गया था क्योंकि जितने कवि थे उतने ही श्रोता थे। और आपने एक बात जरूर कही थी उस कवि सम्मेलन में कि मुझे याद है, देखिए हम लोग हजारों की भीड़ वाले कवि सम्मेलन भी देखे, लेकिन सांसद जी ने जो बात कही थी वो बात प्रमुख थी। वहां पर उन्होंने कहा मुकेश देखो घबराओ नहीं, ये जो आज इतने लोग बैठे हैं ये सब कानपुर के वो रत्न हैं जो अद्भुत हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। तो ईमानदारी की बात यह है कि कीर्ति से श्री प्रवीण दीक्षित जी के को याद करने के लिए जो जितने लोग भी बैठे हैं, ये कोई लोहा तांबा पीतल जस्ता नहीं, बल्कि सारे के सारे स्वर्ण मुद्रित लोग बैठे हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, है ना, जो वास्तव में यहाँ बैठे हुए हैं। और प्रेस क्लब के मंत्री श्री रमन जी भी यहाँ बैठे हैं। मैं आप दोनों तक पहुँचूँ उसके पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए कुछ दो शब्द कह के, क्योंकि हमें एक बहुत जल्दी संक्षिप्त में सारी चीजें समाप्त करनी। धन्यवाद मुकेश भैया। रमन जी, कानपुर प्रेस क्लब का ये गौरव है कि आज प्रवीण जी का सम्मान समारोह यहाँ हो रहा है। हम सब प्रवीण जी को याद कर रहे हैं। मैं भी पत्रकारिता जगत से हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रेस क्लब में मुख्य अतिथि तौर पर पधारे आदरणीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, आदरणीय लाड साहब और हम सबके पत्रकारिता जगत के गौरव आदरणीय गणेश सर, आदरणीय अशोक चाचा जी, ज्योति बाबा जी। आज सोशल मीडिया पे जो नौजवान है, ये बात तो सही है कि भ्रामक स्थितियां फैल रही हैं, नौजवान उसकी लत पड़ती जा रही है सोशल मीडिया की। लेकिन एक बात मैं छोटी सी कहना चाहूंगा कि आज आप देखिए भारत की राजनीति भी सोशल मीडिया पे ही आधारित हो गई। कभी जब विपक्ष किसी आंदोलन को करता तो सड़कों पर दिखाई पड़ता था, लाठीचार्ज होती थी तमाम। लेकिन आज देखिए सारे नेता ट्वीट पे आधारित हो गए कि एक ट्वीट किया, अगर बेरोजगारी पे करना है तो ट्वीट करके घर में बैठे। तो आप ये भी एक चिंता का विषय है कि आज पूरी भारत देश की राजनीति सोशल मीडिया पे आधारित हो गई। मैं माननीय सांसद जी बैठे हैं, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। कल मैंने एक मुहिम चलाई छोटी सी, शायद मैं बहुत छोटा हूं आप लोगों के सामने। क्या आप देखिए कि कानपुर की पुलिस भी कितनी हाईटेक हो गई सिर्फ सोशल मीडिया पे। आप अपने घर से निकलिए, आप 10,000 रुपए की कहीं नौकरी करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मुकेश भैया, और आप कल्याणपुर से मान लो तक आइए, आपके 6 जगह चालान हो जाएंगे। आपने 500 रुपए कमाया, शाम को जब आप घर गए तो आपने देखा 2,000 का तो चालान ही हो। बहुत बढ़िया, बहुत सच्ची बात। मैं माननीय सांसद जी से कहूंगा सच्ची बात कि इस पर एक चिंता का विषय है। आप सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, कई बार विधायक रहे, और दुबारा पुनः आप कहेंगे राज्यपाल बने, तो प्रेस क्लब का मंत्री होने के नाते आपसे कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन बड़े भी कहीं किस दिशा में जा रहे हैं, अधिकारी किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी चिंता का विषय। और कानपुर प्रेस क्लब का गौरव है कि आदरणीय आज हम लोग प्रवीण दादा को याद कर रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता रहता है इसी प्रेस क्लब में, संख्या बल रहती है। आज किसी कारणवश नहीं रह पाई, लेकिन सांसद जी यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय गणेश दादा मौजूद हैं, आदरणीय अशोक दादा मौजूद हैं, लाड साहब मौजूद हैं, ज्योति बाबा मौजूद हैं। ये 10,000 लोगों पे 10 लोग। बस मेरा आप सबसे कानपुर प्रेस क्लब की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इस गोष्ठी में हम लोग शामिल हुए। हमारे पत्रकारिता जगत के सबसे बड़े गुरु जिनको हम लोग केवल देखते रहते हैं, गणेश दादा मौजूद हैं। मैं उनके सामने कुछ बोलने की हैसियत में नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की कि खड़ा ही हो सकूँ। बहुत बहुत शानदार रमन। आइए हम लोग अपने मुख्य लोगों तक चलें। उसके पूर्व अंकुर पचौरी जी यहाँ पर, प्रियांक पचौरी जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी इस गोष्ठी का समापन भी करना है, सारे लोगों को जाना भी है, और एक दो लोग और धन्यवाद।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, मंचासीन श्री गणेश जी, बाबा जी और सभा में विराजमान आप सभी विभूतियां, भाइयों, आपने हमें मौका दिया इस विषय पे बोलने का कि सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से युवाओं पर दुष्परिणाम क्या हो रहा है, इस पर विचार रखने का। प्रवीण, आज हम सब यहाँ पर प्रवीण सोर्स संस्थान के अंतर्गत कीर्ति से श्री प्रवीण दीक्षित जी के स्मृति दिवस पर आयोजित विचार गोष्ठी में सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग का युवाओं पर दुष्परिणाम विषय पर विचार रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। सोशल मीडिया आज युवाओं की ऑक्सीजन बन चुका है। आप देखें कि आज जो सोशल मीडिया है इसका रूप ये हो गया है कि ये हम युवाओं के लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है। सोशल मीडिया रहित विश्व की कल्पना करना भी संभव नहीं है आजकल के युग में। हर जगह अभी साल भर से रूस यूक्रेन वार चल रहा है, इसमें भी मीडिया जो है, सोशल मीडिया हर जगह व्याप्त है। ये महाभारत के संजय की तीसरी आंख बन चुका है। आज के समय में जो सोशल मीडिया है ये महाभारत के संजय की तीसरी आंख बन चुका है। हम एक जगह बैठे बैठे पूरे विश्व का दर्शन, ज्ञान, अवलोकन, दूर संचालन व वर्चुअल रैली, भाषण और वर्क फ्रॉम होम तक कर रहे हैं। युवा हमारा इंजन है, वह विभिन्न रूपों में मीडिया का प्रयोग कर रहा है। पहले जैसे ऑनलाइन कोचिंग है, कोरोना कालखंड में असमर्थ थे स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो ऑनलाइन कोचिंग करते थे। ऑनलाइन क्लासेस चालू करी गई, ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग हो रही है। आज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां जो है वो बिजनेस मीटिंग ऑनलाइन कर रही है। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी हो गई है। ई कॉमर्स, आज किसी भी क्षेत्र में आप समाज में देखें ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साइबर क्राइम भी ऑनलाइन हो गया है आजकल। मीडिया का प्रयोग करते करते आज का युवा अपने आप को भूल गया है। वो अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक व सामाजिक जो उसका मुख्य तो अपने सामाजिक व आत्मिक संसार को भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने दाम्पत्य तक को भूल जाता है। वो मीडिया में इतनी डीप घुस जाता है कि वो सिर्फ मीडिया को याद रखता है, बाकी चीज़ों को भूल जाता है, जिसके दुष्परिणाम हमें विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ते हैं, जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। ये हेल्थ की 4 डायमेंशन है। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है कि हेल्थ इज अ परफेक्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ फिजिकल डिसीज। अभी युवाएं गलतियां, आज का युवा क्या करता है कि नो ब्रेक, लॉन्ग एंगेजमेंट, कि वो मीडिया में बिना रुके इन्वॉल्व रहता है। 24 घंटे वो व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, ट्विटर चला रहा है, वो उसी में बिजी रहता है। लेट नाइट एक्टिविटी की मूवी देख रहा है, ऑनलाइन का टाइम नहीं है, कोई देखने का टाइम नहीं है। हर चीज़ में टाइम टेबल हमारा गड़बड़ हो रहा है, हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हैप्पी हार्मोन का लेवल हमारा कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये जो बार बार हम लोग इतना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो हैप्पीनेस हार्मोन है उसका लेवल कम हो रहा है। उसमें ये हो रहा है कि फलाने ने ये पोस्ट डाल दी, अब मैं इससे ज़्यादा बेहतर पोस्ट कैसे डालूं ताकि मुझे सब लोग लाइक ज़्यादा मिले सोशल मीडिया में। तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। उससे क्या है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। फिजिकल हेल्थ हमारी खराब हो रही है, जैसे ओवरवेट हो रहा है,
डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर है, ड्राई आई है, बैक पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हार्ट डिजीज है। फिर है मेंटल हेल्थ की। इससे ये जो सोशल मीडिया से युवाओं के मेंटल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम वो होता है, तो स्ट्रेस हो जाता है, इससे एंजाइटी हो जाती है और फोबिया हो जाता है, कार्डियक न्यूरोस डिजीज हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है कि आदमी इतना ज़्यादा तनाव में हो जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कमिट करने की सोचने लगता है जी। तो सोशल हेल्थ क्या है हमारे की, जो अनहेल्दी हम लोगों का जो सामाजिक रिश्ते हैं, सोशल मीडिया में अगर आज का युवा पड़ा रहेगा तो उसका सामाजिक रिश्ता उससे दूर होता चला जाएगा। वो ना अपने फैमिली को टाइम दे पाएगा, ना पड़ोसियों को टाइम दे पाएगा, ना सोसाइटी को टाइम दे पाएगा। तो हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो है कि फॉरगेट मोक्ष मार्ग वे टू एंड मिसरीज, कि दुखों को समाप्त करने का जो रास्ता है वो मोक्ष मार्ग है। हम आज का युवा उससे भटक रहा है, वो सोशल मीडिया में चला जा रहा है। तो फॉरगेटफुलनेस ऑफ मेन गोल, वो भूल रहा है अपना जो जीवन का उसका वास्तविक लक्ष्य। ये सांसारिक भव चक्र में फंसकर युवा दिशाहीनता को प्राप्त होता है। देखिए बहुत ही शानदार पचौरी साहब का, और हम सब लोग उनके इस निसंदेह उनके इस जो उद्बोधन है उसका हम लोग लेंगे आनंद। पचौरी साहब प्लीज पचौरी साहब जो आप लिख करके लाए हैं, हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं दो पंक्तियों में समअप कर दूं पचौरी साहब को कि खुद पर एतबार करें कैसे, ये मंथन है उंधिया लिंग में। both genders are in the confusion what to do। देखिए पचौरी साहब क्या करना है क्या नहीं करना है, दो पंक्तियां मैं बताता हूँ। क्योंकि आदरणीय कीर्ति से श्री प्रवीण दीक्षित जी एक बहुत बड़े कवि भी थे, भाई जी भी जानते होंगे और जहान सिंह भी जानते होंगे, और अवनीश दीक्षित जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, मेरे छोटे भाई और प्रेस क्लब के अध्यक्ष, और जिन ऊंचाइयों पर ये ले जा रहे हैं प्रेस क्लब को, जिन मानकों के साथ वो एक अपने आप में एप्रिसिएबल है। दो पंक्तियां आदरणीय सर सुनिए। मैंने कहा कि खुद पर एतबार करे कैसे, ये मंथन है उभिया लिंग में। 20 का एवरेज है। मैं जब गाँव में जाता हूँ कभी सम्मेलन में तो देखता हूँ भाई जी, मतलब पक्की घटना कि इतने सारे ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, बहुत मैक्सिमम लॉट ऑफ ब्यूटी पार्लर्स, और वहाँ पर स्कूलों और विद्यालयों की संख्याएं कम है। लाड साहब मैंने सच्चाई है कि खुद पर एतबार करे कैसे। और देखिए पचौरी साहब को मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, ऐसे ही देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल चैतन्यता और जो सुंदरता है बढ़ती ही जा रही है डे बाई डे। तब मैं कहता हूँ कि खुद पर एतबार करें कैसे, ये मंथन है उभिया लिंग में, और 20 का एवरेज है 50-50 की बॉलिंग में। तो तितली भौरे बूढ़े बच्चे तारी हैं ओवर हालिंग में, और पीढ़ी की पीढ़ी डूब गई दिन रात वीडियो कॉलिंग में। पीढ़ी की पीढ़ी डूब गई। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ सर। आइए पचौरी जी, बहुत ही अच्छा आपने उद्बोधन दिया, हम आपको भी सुनेंगे और हम लोग आगे चलें। हमारे बीच में प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित जी भी आ गए हैं। मुझे पता है वो बोलने में बहुत ही मतलब बोलते नहीं है, बोलने में कम, काम करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। दो शब्द लेकिन फिर भी कीर्ति से श्री प्रवीण दीक्षित जी आज उन तक पर आया यहाँ पर मौजूद सांसद श्री सतपुर चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ श्री तिवारी साहब, मुकेश भैया, राज साहब, बाबा जी को सब लोग जानते ही हैं, नया नाम नहीं है, क्षेत्र सभी प्रवृत्त वर्ग, अध्यापक भी, डॉक्टर भी, टीचर्स भी हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। प्रवीण जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हर साल उनके परिवार के लोगों द्वारा ही हमें याद दिया जाता है कि इस तरह एक कार्यक्रम होना है। बड़ी खुशी होती है कि उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, अपनी बात, अपने संबंध, अपने संबंधों को और अपनी जो समाज में आज कुरीतियाँ उनको दूर करने के बारे में चर्चा भी करते हैं। और जो आज के हालात हैं सबको मालूम है कि मीडिया के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, प्रेस तो अध्यक्ष भी हूँ और टीवी चैनल का जर्नलिस्ट भी हूँ, ज़्यादा बोलूँगा लोग कहेंगे आप ही लोग करवा रहे हैं। तो जो स्थितियाँ बन रही हैं वो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का आ रहा है,
सोशल मीडिया में लाख हम लोग करें, आए कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने एक अपना जीवन में हिस्सा बनाई की हम लोग बीच में। चाहे ट्विटर के माध्यम यूज करते हैं खबर पे, कई ऐसे माध्यम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, इसके बिना हम लोग चल नहीं सकते। सही बात तो ये है। कभी पहले फ़ोन भी नहीं होते थे, कभी तो डाक फ़ोन भी नहीं होते लोग, अब तो ट्विटर फ़ोन वीडियो लोग बना घंटा सब मौके भेज देते हैं। ट्विटर है, व्हाट्सअप, फेसबुक। प्रवीण जी जैसी शख्सियत हमारे बीच थी, और इस प्रेस क्लब का जब न्यू रखी गई तो उसमें एक अग्रणी रूप में जो भूमिका निभाई थी प्रवीण जी निभाई थी। आज प्रवीण जी की जयंती पर श्री गणेश तिवारी जी को सम्मानित किया गया है। मैं प्रवीण शोध संस्थान के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि वो जो काम प्रेस क्लब को करना चाहिए था हर वक्त वो आप करते हैं, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आपको उम्मीद रखूँ अगला इसके भव्य कार्यक्रम करें। प्रेस क्लब आपको जहाँ जरूरत पड़े प्रेस क्लब आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। और अब इसी क्रम में सक्षम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे सचिन पांडे जी यहाँ है, 2 शब्द के लिए मैं सक्षम एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्था है। आज कीर्ति शेष प्रवीण दीक्षित जी के आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे सांसद जी श्रीमान सतदेव पचौरी जी, आदरणीय राज जी, आदरणीय गणेश तिवारी जी, आदरणीय भैया और बाबा जी, और जगह जगह पर बड़े भाई होने के बाद भी मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा रहते हैं मुकेश भाई साहब। सक्षम एक संगठन जो कि दिव्यांगों के लिए काम करता है, 2008 में जिसकी स्थापना हुई, सौभाग्य ऐसा है कि आज इस प्रवीण पत्रकार सम्मान के शुभ अवसर पर ये सक्षम का परिचय देने का मौका मिला है। स से समदृष्टि, छ से क्षमता विकास एवं अनुसंधान, म से मंडल 2008 का गठित संगठन है, जो कि RBWD एक्ट एक बना, इसी मोदी सरकार में वो बिल पास हुआ और 2016 में वो RBWD एक्ट प्रभावी हो गया, जिसके अंतर्गत 21 तरह की दिव्यांगता को चिन्हित किया गया और उन सभी 21 तरह की दिव्यांगता पर काम करने वाला एकमात्र संगठन जो कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर काम कर रहा है। और सौभाग्य से आज मैं उसके युवा आयाम को उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और विषय भी ऐसा है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से युवाओं पर दुष्परिणाम। सम्मानित मंच और सभी प्रबुद्धजन काफी सब कुछ बोल ही चुके हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है इसी युवाओं को लेकर। एक बार एक शादी थी, उसमें बारात में जब जाने को तैयार हुए तो लड़की पक्ष के लोगों ने कह दिया कि ये आएंगे जो भी वो सब युवा ही आएंगे, कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। उसमें जब उनके घर में ये सूचना दी गई तो वो बुजुर्ग बोले उनके घर के कि बेटा बिना हमारे नहीं जाओगे। कहे नहीं, वहाँ वाले मना कर दिए हैं कि वो कहीं ना कि वो अगर आ गए तो शादी नहीं करेंगे। तो कहे हमको कैसे ले चलो, झोला भर के ले चलो, गठरी में बांध लो, बस में पीछे डाल लेना, लिए चलो बस। उनको लेके चले गए किसी तरह छुपा छुपो के। जब शादी में पहुंचे तो लड़की वालों ने दूर ही बारात रुकवाई थी और वहीं से कह दिया कि शादी के जो सारा कार्यक्रम तब शुरू होगा जो बगल में नदी बह रही है, इसको जो है दूध से भर दे वो। तो अब वो परेशान के बेचारे, अब इतना दूध का इंतजाम कहाँ से होगा और ये दूध से भरी कैसे जाएगी। तो वो सब युवाओं में खलबली मच गई। जब सब युवाओं में खलबली मच गई तो वो कहें भैया बारात ले चलो, इतना दूध का इंतजाम हमारे पास है नहीं और चलो अब यहाँ से। तो जब बारात वापस लेके चलने लगे तो वो जो बुजुर्ग थे उनके साथ में, उनसे वो कहने लगे कि बारात वापस क्यों ले चल रहे भाई, क्या हो गया। कहें कि वो लड़की वाले कह रहे हैं कि वो इसमें जो है दूध की नदी बहाओ तब जो है शादी होएगी। तो कहे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उनसे कह दे जाकर कि तुम नदी खाली करा तो हम अभी दूध से भरवाए दे रहे हैं। तो जब उन्होंने ये सूचना दी जाकर कि ये नदी खाली करवानी है तो उन्होंने कहा कि पता करो जाकर उस बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी जरूर आएगा। ये युवा इतना नहीं समझ सकता। उस पूरे
कहानी का जो कथानक है वो ये है कि ठीक है, युवा बहक रहा है, ये समाज, ये सोशल मीडिया इस समाज से ही बना हुआ आभासी एक पटल है। और भारतीय संविधान, ये पूरा जो भारत है हमारा, भारतीय संविधान से चलने वाला, 3 पिलर पर चलने वाला। 3 पिलर में एक हमारा जुडिशरी हो गया, एक लेजिस्लेशन हो गया और एक हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, और चौथा पिलर जिसे हम कहते हैं वो हमारा पत्रकारिता। जिस प्रवीण पत्रकारिता सम्मान समारोह के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो चौथा पिलर है। वो चौथा पिलर जब कहीं भटक गया तो इस युवा में जो वो उबाल आया वो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया के माध्यम से भड़कना शुरू हुआ। अब उनको कोई पटल नहीं मिलता। अभी आपने बताया भाई साहब ने कि वो कल एक बाबा जी की बात चली, वो जो बाबा वहां पर बैठा वो भी 26 साल का युवा है। वो 26 साल का युवा अपने तरीके से चल रहा है। वो खुद रोज कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई ऊपर से शक्ति काम कर रहा है, बस वो बस काम कर रहा हूँ। ये वो भी एक प्रतिनिधि है इसी युवा समाज का। और हम सब युवा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रभावित होकर समाज को एक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि युवा अगर आप उसे सही दिशा नहीं दोगे, वो बाबा जी अगर वो शादी में नहीं गए होते तो वो बारात लौट गई थी, तो बाबा जी थे, उन्होंने बारात को सही दिशा में मंजिल तक पहुंचा दिया। तो हमारा ये जो सोशल मीडिया पर अगर कुछ बहकाव आ रहा है तो वो इस कारण से भी आ रहा है कि कहीं उन्हें वो पोषण नहीं मिल रहा है, वो अपनी जड़ों से अलग हुए जा रहे हैं। तो जितनी जिम्मेदारी इन युवा की है, और अभी बाबा जी ने बताया कि हम आयुर्वेद के माध्यम से भी काम करते हैं। आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति अपनाता है उसमें वो शुरू से ही कहता है कि हमें 3 चीजों पर ध्यान रखना है, आहार, विहार और निद्रा। आहार, विहार, निद्रा अगर संतुलित रहेगा तो मानव शरीर जो है बिल्कुल सही से काम करेगा, उसे औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। और सौभाग्य से मेरे पिताजी ने भी एक आयुर्वेद का बहुत समय पहले एक कार्य डाला। और अगर हमें संतुलित समाज बढ़ाना है तो हमें उस आहार, विहार, निद्रा पर संतुलन बनाना ही होगा। और जीवन शैली में इन जो बुजुर्ग हैं खास तौर पे, उन बुजुर्गों को ये सारी जो जानकारियां हैं ये उन युवाओं तक पहुंचानी होगी। और हमें लगता है कि युवाओं की जितनी जिम्मेदारी है वो प्रेशर कुकर में जल्दी प्रेशर कुकर फटने की नौबत पर ना है। तो आदरणीय सांसद जी, आदरणीय लाडजी भाई साहब, आदरणीय भाई साहब को आज सम्मानित किया गया, हमारे बहुत ही सम्मानित भाई साहब और बाबा जी, आप सब और सामने बैठे सभी लोग, आप सबसे निवेदन है, मैं राष्ट्रीय युवा प्रमुख के नाते आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस सक्षम समाज की रचना के लिए, इस सक्षम भारत, समर्थ भारत को बनाने के लिए आप सब हम लोगों को दिशा दिखाने का काम करेंगे तो निश्चित ही हम युवा सही दिशा में, सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी बात की। ऐसे बारात में गए हुए एक बाबा हमारे पास भी बैठे हैं। छुवन में प्यास बुझाने में कूप होते हैं, कुआं कितना भी पानी ले लो खत्म नहीं होता। भाई जी समझिए, छुवन में प्यास बुझाने में कूप होते हैं, जमी पे दूसरे ईश्वर का रूप होते हैं। बुजुर्ग, जमी पे दूसरे ईश्वर का रूप होते हैं, और दुआ हो इनकी तो दुश्वारियां नहीं रहती। क्या बात। बुजुर्ग ठंड में सूरज की धूप। क्या बात। आइए, अब चूंकि समय अपनी गति और अपने उस पर चल रहा है, भाई जी के बेटे की शादी भी थी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आदरणीय श्री गणेश तिवारी सर से, जिनका कि हम लोग सम्मान कर रहे हैं, हम सब लोग उनको सुनने के लिए लालायित थे और उनको जरूर सुनना चाहेंगे। एक बार जोरदार करते हैं। पुरुषोत्तम जी के परिवार से संबंधित है। पहली बात तो ये है कि पत्रकार जो है वो शेष नहीं, क्या बात है, इसलिए कुछ नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, वो गाइड होते हैं। और अगर ऐसा तो पीछे एक फोटो भी लगी हुई है जिन्होंने दिशा दिखाई और समाज को बदला। आपने मुझे इस सम्मान के लिए चुना। मुझे जब फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं मूल रूप से वो जो रूप मुझे गए हैं लगभग 35 साल अखबार की दुनिया में, विभिन्न अखबारों पर, विभिन्न पॉइंट पर, लेकिन मैं मैनेजमेंट का हिस्सा ज़्यादा रहता हूँ और पत्रकारिता से डायरेक्ट, जिसको पत्रकार कहते हैं, उससे उस पर कंट्रोल करने का काम हम लोग करते हैं। क्या तो कुछ
श्रेणी में नहीं हूँ, लेकिन आपने चुना है, बहुत धन्यवाद। मेरे अपने पार्ट पर जो मैंने माना है इतने वर्षों की पत्रकारिता जगत में कि लोगों के मन में भाव आता है कि निगेटिविटी का पार्ट जो होता है वो पत्रकारिता में होता है, या खराब खबरों का जो होता है। 4 पन्नों के बाद सिर्फ ज्ञान के अलावा कुछ नहीं होता था। शुरुआत के 4 पन्ने सिर्फ जो है उस चीज़ के लिए होते हैं, और पत्रकारिता का मूल रूप अमर उजाला के माध्यम से हम लोग चेंज कर पाए। हम लोगों ने सामाजिक पत्रकारिता, मतलब जिसमें आप जिस चीज़ के लिए परेशान है, तो परेशानी तो आएंगी, दिन है तो रात भी होगी। उजाले का तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे उजाला हो और रात में भी दिन दिखाई दे, ये व्यवस्था का काम है। और उजाला की तरफ दिखाने का काम जो है, पत्रकारिता मूल रूप से अभी बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ तक आप फेसबुक या अन्य चीज़ों पे बात करते हैं, तो फेसबुक का जो टोटल नंबर है वो घटा है, क्योंकि लोग ऊब जाते हैं। एक ख़राब चीज़ को बहुत दिन तक प्रैक्टिस करते करते लोग ऊब जाते हैं, तो अच्छी तरफ जाते हैं। तो घबराइए नहीं, जहाँ पे 80 करोड़ युवा होंगे तो खराबियाँ भी आएंगी और अच्छाइयाँ भी आएंगी। हमारा काम है कि सही बात को हम लगातार उस पर कहते रहें, सही तरफ चलते रहें, वही हम लोगों का मुख्य काम है। और ये युवा जो है वो एक सही डायरेक्शन में धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है। सबसे युवा देश है हमारा, तो वो निश्चित रूप से उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, जो कुछ चीज़ें अच्छाइयों के साथ साथ खराबियाँ भी आती हैं। तो अगर खराबियों को कम करने की प्रक्रिया पे काम किया जाए, जैसे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। अभी आपको बताया कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जुनून खेल का। तो ये 1400 गांव में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के 1400 गांव में शुरुआत कर दी है इसकी। इसी तरह की प्रक्रियाओं में जहाँ से इनको निकालना पड़ेगा, एक अच्छी खराब रील को जो डालते हैं या खराब चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं जिसके ऊपर वो चाहते हैं, अगर उसकी जगह पर अच्छाई रिप्लेस हो जाए तो निश्चित रूप से सब तरफ अच्छा होगा। और अगर आप अच्छाइयों की तरफ पढ़ रहे हैं तो कोई खराबियों की तरफ पढ़ रहा है, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए, जो उसमें जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि सब एक अच्छे खिलाड़ी बने, गोल्ड मेडल लाने की कोशिश बहुत बात नहीं करूँगा। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री गणेश सर। मैंने कहा कि कुछ लोगों के काम बोलते हैं, तो उन काम बोलने वालों में से एक नाम जब कभी भी कानपुर शहर को ओवरऑल करके लिया जाएगा तो गणेश तिवारी जी का नाम उससे अछूता नहीं रहेगा। जरूर उनका नाम सदैव इस लिस्ट में रखा जाएगा। हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर हैं, और समापन की ओर चलने के पहले इस कार्यक्रम की जो पूरी थीम थी, इस कार्यक्रम को जो सजाने में जिन्होंने बहुत मेहनत की, एडवोकेट दीपक जी और एडवोकेट आदित्य जी। तो मेरा निवेदन है कि दीपक जी 2 शब्द बोलते हैं, हम लोग इसके बाद सांसद जी को सुनेंगे। आज सम्मानित मंच पर उपस्थित कानपुर के सतदेव पटौड़ी जी, आदरणीय गणेश सर, जिनसे अभी हम लोगों ने उद्बोधन सुना, सिंह जी, बाबा जी, बाबा जी, और मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक श्री मुकेश जी, आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े होने की स्थिति में आ पाया हूँ, बोलने की स्थिति में फिर भी नहीं हूँ। हम लोगों का जो अभी भी समझ है वो सीखने की स्थिति वाली ही है, और आप लोगों के उद्बोधन से, आप लोगों के मार्गदर्शन से जो सीख पाएंगे वो मैसेज हम आगे अपने आने वाली पीढ़ी को दे पाएँ। इसलिए इन कार्यक्रमों को होते रहना चाहिए। ये कार्यक्रम गोष्ठियाँ आयोजित जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं युवा समाज को एक दिशा देती है। युवा समाज इन कार्यक्रमों से दिशा लेते हुए रचनात्मक रूप से कैसे अपनी भागीदारी समाज में दिखाए, इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय पुरुषोत्तम दीक्षित जी ने इस कार्यक्रम को जब से शुरू किया था चलता आ रहा है अनवरत रूप से, और इस बार भी उनके स्वास्थ्य के बाद भी उन्होंने आने की समय लग रहा था कि आ पाएंगे, अस्वस्थ थे काफ़ी ज़्यादा, फिर भी उन्होंने समय निकाला और कार्यक्रम को बहुत कम समय में, मतलब 2 दिन में इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया गया। 2 दिन पहले तक इस कार्यक्रम की योजना में बहुत चीज़ें एकदम से नहीं होने के लिए लग रही थी, मौसम भी खराब था, सर्दी। उन्होंने 2 दिन में इस कार्यक्रम को फिर से इतने मूर्त रूप में प्रस्तुत कर दिया कि लगा नहीं कि कार्यक्रम बिल्कुल भी अवस्थित हुआ।
इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके बाद अब आगे हम अपने मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की अध्यक्षीय भाषण उनके देंगे। बहुत बहुत आभार। आज का ये कार्यक्रम बेहद सफल कार्यक्रम है। सफल कार्यक्रम इसलिए कि इस कार्यक्रम की जो मंशा है, आदरणीय पुरुषोत्तम दीक्षित जी, इस कार्यक्रम की जो मंशा थी वो सफल हुई। हमारा पूरा शहर यहाँ बैठा हुआ है। शहर यही आदरणीय पचौरी जी जब यहाँ बैठे हैं तो पूरा शहर है। और हमारी पत्रकारिता की धड़कन, जिन्होंने जो बोला जाए कि एक तरीके से बोला जाए कारपोरेशन ऑफ जर्नलिज्म, आदरणीय श्री गणेश तिवारी जी यहाँ बैठे हैं। क्या बात है ना। मैंने इसलिए बोला कि न जाने कितने पत्रकार, न जाने कितनी यूनिटें, कितने हाउस, क्या बात है, न केवल कानपुर बल्कि इंटायर इंडिया। लेकिन यही ना कि जो बड़े लोग होते हैं आपको पता नहीं चलेगा। इतनी विनम्रता से काम करने वाले लोगों का सम्मान करना, अपने आप में सम्मान करके संस्था आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। आइए अब हम लोग इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय श्री सत्यदेव पचौरी जी, जो फॉरएवर विधायक हम लोगों के लिए दिल के सांसद रहेंगे, उनका हम लोग उद्बोधन सुने। एक बार जोरदार तालियों से। प्रवीण शोध संस्थान कानपुर द्वारा आयोजित प्रवीण दीक्षित की पुण्यतिथि पर आयोजित विचार गोष्ठी सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से युवाओं में दुष्परिणाम तथा इस अवसर पर प्रवीण पत्रकार सम्मान से सम्मानित श्री गणेश तिवारी जी, गुरसिंह सभा के अध्यक्ष समाज सेवी अरविंद सिंह लॉर्ड जी और पुरुषोत्तम दीक्षित जी, अशोक केशव रानी जी, महेंद्र ज्योति बाबा जी और इस गोष्ठी में उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, आज ये पत्रकार की स्मृति में गोष्ठी है और ऐसे पत्रकार की जो इस प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर भी रहे और ऐसी गोष्ठी है कि मुझे सभी वक्ता दिख रहे हैं, श्रोता तो कोई दिख नहीं। हाँ, पत्रकार माने बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीवियों की गोष्ठी में वक्ता तो होना चाहिए। तो अब सबने अपने अपने विचार दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा बोलने को। सार्थक विचार है। ये बात तिवारी जी ने सही कही है कि साइकिल होती है, चेंज, परिवर्तन आता रहता है, निराश कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम निराश हो जाते तो देश को आजादी नहीं मिलती। हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ नहीं हो पा रहा था, हम लोग निराश थे, अंत में हमें सत्य और अहिंसा का हथियार मिल गया ना, और देश की आज़ादी भी मिल गई, जो दुनिया में एक उदाहरण कायम हो गया कि बगैर हथियार की लड़ाई लड़ ली, बगैर खड्ग बगैर तलवार की लड़ाई लड़ ली। तो इसी तरह यह सोशल मीडिया जो हमारा स्तंभ है, इसको हम ये कैसे कर दें खराब। भारत का नौजवान जिस पे आज हमने गर्व कर रहे हो, तो लेकिन दुनिया गर्व कर रही है कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति अगर कहीं है तो वो भारत में है, और अगली आने वाली सदी भी भारत की सदी होगी विश्व में। और जो खराबियां हैं इसके लिए युवा नहीं जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार।
हमारी वर्तमान व्यवस्था जिम्मेदार है या हमने जब आजादी के बाद जो व्यवस्थाएं यथावत अंगीकार की वो जिम्मेदार है। जैसे हमारी शिक्षा, बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? परिवार से, शिक्षा से, समाज से। क्या ये व्यवस्थाएं हमने बदली? क्या हमने नहीं बदली। शिक्षा पद्धति वही लॉर्ड काली की मैं पहले की शिक्षा पद्धति अभी 2020 तक थी। अभी नरेंद्र मोदी नई शिक्षा पद्धति लाए जो 22 से लागू हो रही। अब उसको परिणाम आने में समय लगेगा। तो क्या पत्रकार उनसे भिन्न है? क्या युवा समाज का एक अंग है। इसीलिए जो पत्रकारों का प्रभाव था, उनके ऊपर प्रभाव था नौजवानों पे, वो समाज के कारण था। क्योंकि संस्कार हमें समाज से मिलते, हमारी शिक्षा से मिलते हैं। और ये दुष्परिणाम केवल नौजवानों पे आए ऐसे नहीं है। ये सबसे पहले तो आप देखें अपने परिवार पे ही आए। क्या संयुक्त परिवार है? क्या है? क्या नहीं है? पहले तो इतना बड़ा भाई, चाचा, ताऊ सब साथ रात रहते थे, एक कमाता सब खाते थे और प्रेम भाव से रहते थे। आज तो अगर अपने बेटे की शादी की तो 2 महीने बाद ही हम ही तय कर देते हैं कि बहू बेटे को अलग कर देंगे। क्यों नहीं? बाद में पटेगी नहीं। तो ये कमी रही है संस्कारों की, उसके कारण ही दुष्परिणाम पड़े हैं। चाहे न वो नशे के भी आप जो कह रहे थे वो भी दुष्परिणाम, वही हमारी शिक्षा के कारण है, वही हमारे कारण है। तो हमें उन कमियों को दूर करना पड़ेगा और हम सब मिलजुल जुल के करेंगे। क्योंकि देश में कोई भी अगर थोड़ी बहुत चीजें, जैसे परिवर्तन का लोग चाह रहे हैं, कानपुर में नई चीजें हो, सब चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा कानपुर नहीं जोड़ेगा वो परिवर्तन असंभव है। उसी प्रकार ये व्यवस्था के परिवर्तन है। ये परिवर्तन को हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा। समाज ग्राही करे कि हाँ ये परिवर्तन आना चाहिए, वो एक जन आंदोलन बने तो परिवर्तन दिखाई देंगे। और परिवर्तन ये कानपुर में नहीं चाहिए। क्या कानपुर के युवा खराब? ये तो पत्रकारिता में जो दोष है तो पूरे देश में है और पूरी दुनिया में। तो हमें ऐसी व्यवस्थाएं लाने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे नौजवानों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दे। अगर नागरिक वो जिम्मेदार बनेगा तो उसे पता होगा कि हम ये सोशल मीडिया पे अगर डालेंगे तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हम फिर वो ब्लैकमेलिंग करने वाली बात छोड़ देगा। आज तो वो सोचता है कि ये हम डालेंगे तो इसका दुष्प्रभाव उस पर पड़ेगा और हम ब्लैकमेल करेंगे। वो नहीं, किसी गलत काम से भी लाभ लेने की जो चेष्टा, जो प्रयत्न है, वो हमारे संस्कारों के कारण है। इसलिए इस प्रकार की गोष्ठियां सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। ये जितनी बड़ी संख्या में हो, जितनी अधिक गोष्ठियां हो, सामाजिक परिवर्तन हो, शिक्षा पद्धति में सुधार हो और सामाजिक चेतना भी में जागृति हो। समाज में भी आज जो चेतना होनी चाहिए नहीं है ना, कमी आ गई। हम अपने पुराने संस्कार भी भूल गए। मैं आपको बताऊं, अब हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं? हमें तो पुरानी जो संस्कृतियां हमारी चली आ रही हैं वो हमें 1-2 त्योहार के अलावा कोई लोगों को पता है कि कितने त्योहार होते हैं? अब तो होली दिवाली पता होगा, रक्षाबंधन बहुत बात धीमे धीमे भूल रहे हैं। घरों को पता नहीं है कि न कितने त्योहार होते थे, हर महीने त्योहार होते थे। उस त्योहार से समाज जुड़ता है, समाज को परंपराएं मिलती है, वो तो समाप्त हो गए। क्या आज हम जनेऊ की पद्धति कोई कर रहा है क्या? हो रहा है बच्चों को जनेऊ? क्या बहुत कम। तो हमने अपने संस्कारों को हमने स्वयं छोड़ दिया।
और शिक्षा के कारण छोड़ दिया, शिक्षा पद्धति के कारण। लिए हम सबसे पहले कोशिश यही करें कि हमारी शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मैकाले की है, जिसमें पूज्य पिता और माता जी की जगह डियर फ्रेंड्स बोला जाता है, तो भावनात्मक जुड़ाव है ही नहीं जिसमें। और जब भावनात्मक जुड़ाव जहाँ तो होता है संबंध वहीं खत्म हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद को जब वो गए थे अमेरिका में शिकागो में, तो क्यों लोग उनके दीवाने हो गए? उन्होंने तो एक लाइन बोली थी, माताओं बहनों। उन्होंने डियर फ्रेंड्स नहीं कहा, उन्होंने कहा था माताओं बहनों और भाइयों। लोग रोने लगे, उनके दीवाने हो गए। उन्होंने कहा पहली दफे किसी ने बहन कहा, पहली दफे किसी ने मुझे माता कहा, पहली दफे किसी ने भाई कहा। और ये इसीलिए वो स्वामी विवेकानंद बन गए। यानी विश्व को भारत का जो आध्यात्मिक दर्शन है वो उन्होंने करा दिया, और आज हम उस दर्शन को भूल गए। इसलिए हमें अपने आप को पहचानने के लिए हम पहचाने, और जो हमारा वैश्विक श्रेष्ठ है, वैचारिक श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ को जहाँ अपनाने में कमी आई है उन सबको हम लोग मिलजुल कर दूर करें। तो मैं समझता हूँ प्रवीण दीक्षित का जो स्वप्न है उसको भी हम साकार करेंगे, और जो आप लोगों की गोष्ठी आयोजित करने की मंशा है उसको भी पूर्ण करेंगे। और बस अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज एक और बड़ी अच्छी बात है कि आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी को भी याद कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष जिन्होंने युवाओं को एक नई दिशा दी, और कितना प्रासंगिक दिन है। मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय पुरुषोत्तम जी को बुलाता हूँ कि सिंह दंत खेल 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 कर बड़े हुए हो, पहचानो। अभी आदरणीय सांसद जी ने कहा कि हमें पहचानना होगा हम सब क्या हैं। सिंह दंत खेल 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 कर बड़े हुए हैं, और शकुंतलाओं का प्रवास भी है आप में। सिंह दंत खेल 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 के बड़े, कोई नहीं जानता अपाला और गांधी के बारे में। डॉक्टर साहब भूल गए लोग, दीवारों में चुने गए लोग कौन थे, नाम नहीं बता पाएंगे। सिंह दंत खेल 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 कर बड़े हुए, और शकुंतलाओं का प्रवास भी है आप में, और आपके तपों ने ही दिया है मेनका को जन्म, गुरु वशिष्ठ सा गहन प्रकाश भी है। क्या बात है भाई, आपके तपों ने ही दिया है मेनका को जन्म, गुरु वशिष्ठ सा गहन प्रकाश भी है आप में, और देव सा अनंत प्रेम भी लिए हुए हैं आप। प्रेम में अनंत देवदास भी है आप में, और आप अपने आप को जगाइए तो एक बार शेखर, हमीद और सुभाष भी है आप। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सुभाष दीक्षित जी को बुलाता हूँ, पुरुषोत्तम दीक्षित जी को। मुझे सुभाष जी याद आ गए, मैं रो में चले। कम से कम सुभाष जी का हम पर संबोधन तो हुआ। हम इसके पहले कि हम ज्ञापन दें, हम 1 मिनट के लिए हम चाहेंगे कि आप जो अपने गुरु को प्रणाम कर लें। ये प्रवीण जी के बहुत ही अभिन्न गुरु मतलब शिष्य थे, और इन्होंने वो जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो उसमें आंदोलन के रूप में जो है इन्होंने भाग लिया है। प्रवीण जी कहने पर 2 शब्द जो है आप कहीं ज्ञापन करते हैं। जब मैं 5वें छठे की कक्षा में था तब से गुरु जी का मेरा संबंध रहा, बराबर मुझको पकड़े रहे, और वहीं कानपुर क्लब में बुलाते थे। मैं शिवालय में रहता था, और कानपुर उसमें होटल में बुलाते थे, रसगुल्ला खिलाते थे और भेज देते थे। एक बार विद्रोह की भावना मेरे अंदर आई, क्योंकि सबने ये प्रचार हमारे जिलाखाल पास में था, कांग्रेस कमेटी भी वहीं थी, तो ये सोचते विचार आया मेरे विद्रोह कि साहब आरएसएस वालों ने जो है वो गांधी को मारा, तो ये जो है वो आरएसएस वाले शाखा लगाते हैं। तो गुरुजी ने इतना बढ़िया मुझको वो दिया
कह लगे ठीक है वो शाखा लगाते हैं, उनको शाखा लगाने दो, तुम तना लगाओ। तो तमाम बार इस तरह की घटनाएं, और वो क्या करते थे, जो बचपन के लोग होते थे उनको अपने साथ जोड़ करके और उनमें एक ऐसी भावना पैदा करते थे राष्ट्रभक्त की, और ऐसी तो वो कुछ बातें उनकी तो भूल तो नहीं सकते हैं, आप लोग से भी ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक आग्रह और करना चाहता हूँ कि प्रेस क्लब में उनका चित्र नहीं है, ये मुझे कसोटता है। मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा। दीक्षित जी बैठे हैं, अवनीश जी इस पर जरा थोड़ा सा निगाह रखिएगा। आप लोगों का तत्काल करवाते हैं। बताइए, आपका 1 मिनट का संबोधन और आपने एक उपलब्धि प्राप्त कर ली, और हम तो रात दिन कुछ करते रहते हैं, कोई उपलब्धियां नहीं होती। नहीं, आप बहुत कुछ करते हैं। आज का कार्यक्रम आप लोगों की कृपा से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा। जितने भी लोग रहे सब लोग एक से बढ़ करके थे और अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए। हमने इन वक्तव्यों में एक बात पाई, देखिए ये पचौरी जी बैठे हुए हैं, शुभ नाम आपका प्रियांक जी, इन्होंने विषय पे अध्ययन किया और अपना एक लेख लिखा। क्योंकि युवा हैं तो ये सोच रहे थे कि वहाँ अपनी बात रखेंगे। आपकी बात को हम बहुत ख्याल करेंगे। आप जो कुछ भी लिख करके लाए हैं तो आप इनको आदित्य जी को, कपिल को आप दे दें और उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखी कि वक्तव्य में एक बात और आई कि सांसद जी पर भी लोगों ने ये अपेक्षा की कि चूंकि आप सांसद हैं इसलिए ये जो युवाओं पे दुष्परिणाम पड़ रहा है सोशल मीडिया का, तो इसके संबंध में भी सरकार के स्तर पर कुछ न कुछ होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि सांसद जी क्योंकि बहुत अनुभवी हैं, तो हम इस विषय पर भी कुछ न कुछ इनको लिख करके और आपके वक्तव्यों का अध्ययन करके देंगे और आपसे अपेक्षा करेंगे कि अगर कुछ हो सके तो उस पर आप जरूर करें। दूसरी बात यह है कि हमने ये देखा कि जो विषय का जो विश्लेषण हुआ तो उसमें आपने विश्लेषण किया, उसमें तमाम पत्रकारों के विषय में कहा और सोशल मीडिया के विषय में कहा। वस्तुतः सोशल मीडिया भी इतनी खराबी नहीं है, सोशल मीडिया में इतनी खराबी नहीं। कुछ चंद गिने हुए लोग हैं, कुछ चंद संस्थाएं हैं कि जो एक अपना उद्देश्य लेकर के कि किस प्रकार से अपनी इस देश की संस्कृति को नष्ट करें, ये वो लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारा इस संबंध में एक हमने देखो सोशल मीडिया से हम भी जुड़े हुए हैं। हमने कुछ लोगों को पाया, जैसे एक कपिल शर्मा कॉमेडी शो आता है, तो कपिल शर्मा कॉमेडी शो में हमने देखा कि कपिल जो है, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बहन बेटियां बैठी हुई हैं, तो उनको बुलाता है, जरा एक मिनट आप आइए। तो अच्छा, आपको जैसे इनसे रोमांस करना है तो आप कैसे करेंगे, कैसे आप प्रपोज करेंगे? अब हमको ये समझ में नहीं आता है। कॉमेडी शो, देखिए कॉमेडी शो का ये हम मानते हैं कि कपिल शर्मा ने काफी कुछ सामाजिक मुद्दे भी उठाए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन कपिल शर्मा ने चाहे जिसके इशारे पर काम किया हो, कपिल शर्मा ने देश की संस्कृति को नष्ट करने का भी बहुत बड़ा काम किया। ये अपना मानना है, आप लोग उससे सहमत है या नहीं सहमत है कि आप जानिए। किसी की बहू बेटी बैठी हुई है, भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं है कि उसको हम बुला लें कि आओ ऐसे करके रोमांस करें। ये एक छोटा सा हमने मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं सांसद जी कि इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोज अपलोड होते हैं, खास करके इसमें हमारे फेसबुक पे, तो इसको सरकार के माध्यम पे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव से किसी माध्यम से, इनको एडिट हो करके ये जो संस्कृति की नष्ट करने वाली बातें हैं इनको हटाया जाना चाहिए, जो हमारा अपना कहना है। तो इसके विषय हम अपना अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है उसका निष्कर्ष निकाल करके, और हम आपसे एक आश्वासन ये चाहते हैं, कथा चाहते हैं कि आप ये कहें कि आप हमको लिख करके लाइए और जो कुछ हमसे बन सकेगा वो करेंगे। ये बात है। तो सांसद महोदय, क्या हम जो है आप देंगे जरूर, विषय रखने काबिल होगा सरकार के। हाँ हाँ, अगर काबिल रखने वाला हो तो दीजिए, हम करेंगे। तो आप सबको
अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको ये खुशी है कि हमारे छोटे भाई प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित जी भी अंत्योदय कार्यक्रम में आ गए। और आप सब बड़ी हस्तियों को हम प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आप सब महापुरुषों को, और बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ में। फोटो सर एक फोटो। हाँ एक भाई फोटो जरा सबका हो जाए यार। सोशल मीडिया पे डालने के लिए एक फोटो। वैसे बनाता हूँ ताकि सामने इस तरफ क्यों? अरे आइए सर। आप जाइए। एक काम और अब ये कुर्सी के नीचे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा ऐसा घेरा बनाइए, थोड़ा दूर से जरा फोटो, दूर से नहीं, और या फिर कुछ लोग चाहे पीछे सीट पे आ जाए, दूर से आ जाएगा। बात ही जी भैया। अरे माया प्रकाश जी भाई आप क्यों दूर खड़े, आप आइए यहाँ। ठीक है। अरे आइए ना हमारे पास में आइए भाई, एक फोटो और ली जाएगी। ठीक है। हाँ माया प्रकाश जी को फोटो लेके भेज दीजिए तब जाइएगा भैया। आइए यहाँ पर इधर आइए। अरे हम हट रहे हैं ना, आइए। ठीक है सर, देखिए आगे सामने। बस सर एक मिनट आप उसे दिलवा देंगे, आप सब लोगों को दिलवा देंगे। भैया देखिए भैया एक मिनट, ये किसके लिए है? आपके लिए प्रेस क्लब की तरफ से सांसद जी के लिए। ये भाई मुकेश जी के लिए, मुकेश जी आप बीच में, लिफाफा चाहिए। अरे मुकेश जी बीच में आइए, आप सांसद जी के इधर आइए, दीक्षित जी के। मैं तो सब हम